तो कई बार आपको लगता है कि जो लेजेंड्स हैं, जो इंडियन लेजेंड्स हैं, नो डाउट मेजर ध्यानचंद के बारे में एवरीवन नोज, एंड आज की जनरेशन में ये चीजें नहीं पता, ये चीजें नहीं कि पता वो ध्यानचंद बने कैसे। एग्जैक्टली। दोपहर में जब लंच आवर होता था, उसके बाद ध्यानचंद 1.5 घंटा कहाँ गायब हो जाते थे ये किसी को पता नहीं चलता था। लोग हिंदुस्तान में था ही, दुनिया में उनका नाम उस जमाने में, जहाँ जहाँ इंग्लिश पेपर जाते थे वहाँ चले गए, रेडियो कमेंट्री। उस जमाने में उनके 26,000-2,500 से ऊपर के स्टेटमेंट अखबारों में, और जो वीडियो थे उसके अंदर उनके चीजें रिकॉर्डेड है। मैंने एक ब्लैक जिसकी एंड व्हाइट, बातें यहाँ तक नहीं पहुंची, हमारे देश तक नहीं पहुंची सर, नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची वो बातें। जहाँ पर एंट्री गेट होता है वहां पर सारे देशों के झंडे लगे होते हैं, जो कि आजकल भी वही रिवाज है, हर जगह वही कि हर एक कंट्री का झंडा लगा दिया। तो वहां पर जो झंडे लगे थे, उन झंडों के नीचे ध्यानचंद बैठे हुए रो रहे थे। मतलब ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि जो आज मुझे मिल रहा है, लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स के साथ बैठ के बात करना और उनसे सीखना, इट्स वेरी रेयर। एंड अगर वो मौका मिल जाए तो अपने आप को लकी समझना चाहिए। अर्जुना अवॉर्डी एंड अ लेजेंड ऑफ इंडियन हॉकी सर आज हमारे साथ है, अशोक कुमार ध्यानचंद सर। इट्स अ प्रिविलेज, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा कभी। एंड ये तभी मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें होनी होती हैं, एंड कई बार आप मेरे जरिए आपकी स्टोरी लोगों तक जाएगी, इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा सर। बट थैंक यू सो मच, आप ऑल द वे इस पॉडकास्ट के लिए दिल्ली से आए हैं सर। एंड ये सर जो आपने जहाँ इंडिया लिखा है आपकी, ये मेरा प्राउड है, ये दिस इज योर प्राइड। एंड ये जब से मैंने सर देखा है, जब एक गूज बम्स है, साथ में ओलंपिक्स के वो जो 5 छल्ले ऊपर इंडिया का झंडा, ये चीजें ये महसूस की जा सकती हैं, ये बयान नहीं की जा सकती। जी, ये महसूस की चीजें, इसमें कोई शक नहीं है, ये महसूस करने वाली चीजें हैं, जिससे हमारे अंदर की ताकत और ज़्यादा मजबूत होती है, हमारी इनर सोल जो मजबूत होती है, हमारे अंदर से देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और जिस काम को हम कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से हमारी भावना पैदा होती है, बढ़ती है। वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। एंड आज आपसे बात करके बहुत मजा आने मुझे वाला भी है। अच्छा लगेगा कि आज का जो मेरा ये बातचीत है आपके साथ में, ये एक बहुत ही अच्छी बातचीत, जो एक हिस्ट्री को आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के जब हम चाँद तक पहुँच रहे हैं, उस ज़माने की बात को मैं करूँ तो उस ज़माने के लोगों को तक वो बातें जाएं कि आखिर शुरुआत में हम क्या थे, हमने कैसे आगे बढ़े हम, और भारत कैसे आगे बढ़ा, जबकि हम गुलाम थे, हम अंग्रेज़ों के अंडर में थे। उसके बाद हमने उनके अंडर में रहते हुए किस तरह उनको डिफीट दी, अंग्रेजों को डिफीट दी हमने। सर 8 बार हम ओलंपिक गोल्ड जीते इंडिया, अगर चाहे बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, इज इट करेक्ट सर? 8 बार हम ओलंपिक गोल्ड जीते, 8 गोल्ड मेडल, 8 बार ओलंपिक गोल्ड। जो मैं समझता हूँ कि मेरे रहते तो ऐसा नहीं हो सकता अब कि कोई भी कंट्री 8 गोल्ड मेडल या 6 बार कंटिन्यूअस जीते, डबल हैट्रिक, 28 से 36, 48 से 56, 2 हैट्रिक, उसके बाद एक बार हमने अलग से गोल्ड जीता है। सर ये आज की जो जनरेशन है, ये मैं तो खुद की भी बात करूंगा, इवन हम 90s में भी बड़े हुए थे, वो क्रिकेट का एरा शुरू हो गया था, क्रिकेट की ज्यादा बात होती थी, नो डाउट हॉकी प्रेवलेंट था, बट जैसे आपने भी कई बार अपने पुराने इंटरव्यूज में भी बात की है कि जो इंडिया का ओरिजिनल स्पोर्ट वो हॉकी है, फील्ड हॉकी है। बट आज की डेट में वो चीज अभी लोगों को नहीं पता, और यूथ को भी
हॉकी खेलने के लिए बोले तो वो कहते नहीं यार हम विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में वो ग्लैमर दिखता है, हॉकी में उस लेवल का नहीं दिखता। दो इंडियन हॉकी लीग आ गई है और भी चीजें आ गई हैं, थोड़ा पैसा आ गया है, बट फिर भी वो एक कहाँ डिप आया वो हॉकी का, जो अगर हम देखें कि क्रिकेट में हमने इतना आज तक अचीव नहीं किया जितना हम हॉकी में कर चुके हैं अभी तक, तो स्टिल ये गेम, ये स्पोर्ट इतना डाउन क्यों गया है? क्या मैं आपको बताऊं कि 1936 का ओलंपिक जब खेला गया था बर्लिन में, तो उनकी जो रिकॉर्ड लोगों को देखने वालों की संख्या थी वो थी 52,000 से ऊपर, जो जो मैचेस जो इंडिया मैं उसको देख रहे थे। न्यूजीलैंड में जो एक छोटा सा कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन ही नहीं है, उनकी ध्यानचंद के टीम जब वहाँ जाकर खेलती थी, उनके उनकी कैपेसिटी या उनके उनके नंबर्स ऑफ व्यूअर्स वो 26,000 30,000 के अंदर हुआ करते थे। छोटा सा कंट्री, कब की बात है, 1928 1926। तो ये वो चीजें थी। अच्छा, क्या अट्रैक्शन होगा बताइए आप? भाई एक इंडिया की टीम खेलने आ रही है या न्यूजीलैंड खेल रही है, लोग जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल देखने जाएंगे, नॉर्मल जा रहे हैं। हाँ। लेकिन एक लाइन लिखी गई है 1928 ओलंपिक में जो एम्स्टर्डम में हुआ। पहला मैच जब हुआ इंडिया का और किसी जो पहली कंट्री के उनका पहला मैच हुआ, उसमें देखने वालों की संख्या, नंबर्स ऑफ व्यूअर्स और स्पेक्टेटर्स थे 300 आदमी, 400 आदमी खाली, 300 400। और वही मैच जब भारत फाइनल खेलता है एम्स्टर्डम में हॉलैंड की टीम के साथ में, उसके नंबर्स होते हैं मोर देन 25,000। उसमें एक लाइन बीच में लिखी जाती है अखबारों की तरफ से, जिसमें ध्यानचंद को कहते हैं ना जादूगर। ये जादूगर किसी भी खिलाड़ी को या जगलर या मैजिशियन नाम नहीं दिया गया सिवाय हॉकी में मेजर ध्यानचंद को, क्योंकि हॉकी बड़ा कलात्मक खेल है। फुटबॉल अच्छा, बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। लेकिन हॉकी के अंदर जब असली ग्राउंड मैदान के अंदर छोटी छोटी चीजें प्लेयर करते थे, जरा सी जगह के अंदर से बॉल को निकाल लेना, पैर और हॉकी के बीच के डिस्टेंस से बॉल को निकाल लेना, उसको ऑफ रॉन्ग फुट पे कर देना और पास कर देना और गोल कर देना, तो वो एक रोमांचित चीज हुआ करती थी, बहुत रोमांच होता था। एंड आज की डेट में लोग बहुत कम जानते हैं कि हॉकी में बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें फाउल होने के चांसेस होते हैं। इट्स अ वेरी टेक्निकल गेम। इट इज। तो ये चीजें ऐसी होती थी हॉकी के अंदर जो जिसने ध्यानचंद को एक अजब, अब ये बात भी सोचने वाली है और मैं भी सोचता हूँ बीइंग ए प्लेयर, मैं भी खेला हूँ। आई वांटेड टू कॉपी हिम, आई वांटेड टू बी, कि भाई मैं इनसे बढ़कर खेलूं, मैं इनके नाम से बढ़कर खेलूं, मैं चाहता था और चाहना भी चाहिए हर एक को, कि अगर ध्यानचंद खेल सकते तो अशोक कुमार क्यों नहीं खेल सकता, अगर अशोक कुमार खेल सकता तो मैं क्यों नहीं खेल, जो भी प्लेयर है वो क्यों नहीं खेल सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज तो उनके अंदर एक अजूबी थी, और अजूबी चीज को पैदा करने वाले उस आर्मी कैंप जो था, या आर्मी में जहाँ पर एक रंगरूट के रूप में ध्यानचंद ज्वाइन किया जिस आर्मी को, और 18 साल भी उम्र नहीं थी उनकी, हमारे ग्रैंडफादर ने उनको 16 साल की उम्र में आर्मी में जब भेज दिया। 16 साल की उम्र बड़ी, अब 16 साल में जब गए तो ज्वाइन करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। तो हॉकी उनका एक पसंद वाला खेल था, तो उन्होंने खेलना शुरू किया। आर्मी में रूल हुआ करता था और होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। पुलिस में भी था, आर्मी 2 जगह थी, पुलिस और आर्मी। आर्मी ज़्यादा थी कि शाम के वक्त उनके ऑफिसर्स, खिलाड़ी मैदान पे खड़े होंगे। मैदान पे कोई सा भी खेल खेलो आप, बट यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। तो ध्यानचंद के लिए जब चॉइस आई कि कौन सा गेम खेलना है, तो एक तो उन्होंने बताया था कि मैं कुश्ती अच्छा खेलता था, रेसलिंग शौक था उस जमाने में, होगा उनका रिसर्च शौक, और दूसरा हॉकी। ये इंडिविजुअल खेल पड़ जाता था। हॉकी एक ऐसा खेल होता है कि आप भी खेलो और कम से कम देखने वालों को भी एक अच्छी जो उनकी क्वांटिटी होती है देखने वालों की, वो भी इंजॉय करते इतने मिनट तक। उस टाइम 60 मिनट का खेल होता था। तो ध्यानचंद ने ऑप्ट किया कि मैं हॉकी खेलूंगा।
झांसी में हमारी जो एक ग्राउंड है, और वो ग्राउंड उसको हम कहते हैं झांसी हीरोज क्लब। आई थिंक उसको 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। जी, 1922 में उसका इनॉग्रेशन उसको उसको स्थापित किया गया था, उसको बनाया गया था। 1922 के बाद आज 1924 हो गया है, 100 साल से ऊपर हो गया है। और उस ग्राउंड ने इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी ध्यानचंद और उनके छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह, जो 2 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, वो उस ग्राउंड पर, जो कंकड़ीली पथरीली, क्योंकि उसके बाद मैं भी खेला हूँ उसी ग्राउंड पर, नंगे पैर खेलना और पत्थर का और बॉल का जब कांटेक्ट होता था तो बॉल किस तरफ जा रही है उसको संभालना, उस पर डॉस करना, पास देना, ये हमने उस पे सीखा। और ध्यानचंद ने भी उस पर प्रैक्टिस करी। और जब वो आर्मी के उसमें पहुंचे हैं अपने जॉब के अंदर, तो उनकी वो प्रैक्टिस जो पत्थर कसड़ों में उन्होंने की थी, तो उनका डॉजिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। और वो इतने डॉज कर रहे थे उसमें, उस जब चल रहा था उनका आर्मी वाला, तो उनके सूबेदार मेजर जो इंस्पेक्ट करते रहते हैं, एक ऑब्जर्वर बैठते थे सारे खेलों को, कि कोई लड़ाई झगड़ा या किसी की चोट ना लग जाए, एक को ऑथराइज कर दिया जाता था। तो सूबेदार मेजर बाली तिवारी, ये ऐसा नाम था बाली तिवारी का। और वो थी ब्राह्मण रेजिमेंट, पहले ब्राह्मण रेजिमेंट थी, ये भी रेजिमेंट होती थी, और ध्यानचंद ने वही ज्वाइन की थी, ब्राह्मण रेजिमेंट। ओके। तो ये जब रेजिमेंट ज्वाइन की उन्होंने, और वो खेल रहे हैं, और ध्यानचंद ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग, आप 50 चक्कर लगा रहे हो, ध्यानचंद से बॉल नहीं ले पा रहे। तो 2-4 दिन तो उन्होंने देखा, बाली तिवारी साहब ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर एक दिन ध्यानचंद को अलग से बोला, लड़के, जो लैंग्वेज चलती थी, लड़के इधर आओ। ध्यानचंद गए भागते हुए, ध्यान सिंह नाम था उनका। अच्छा, पहले ध्यान सिंह ही नाम? ध्यान सिंह, राजपूत फैमिली, ठाकुर जी। तो पूछा नाम क्या नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम ध्यान सिंह है। जी सर, मेरा नाम ध्यान सिंह है, सैल्यूट करके। अच्छा, तुम अब असली कमाल है इस शख्स का, बाले तिवारी साहब का, जिसको मैं श्रेय देता हूं, जिसको मैं कहता हूं कि अगर ध्यानचंद के अंदर वो ध्यान सिंह के अंदर वो आग नहीं भरते, ये हीरा तराशा। वो जो बात नहीं करते, तो शायद फिर वो ध्यान सिंह ध्यानचंद नहीं बनता। बोला यार, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हारा ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा बॉल इतना कंट्रोल है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे तुम कंट्रोल कर रहे हो। बस एक चीज की कमी है, वो है कि हॉकी एक टीम गेम है, और टीम गेम में खेलने के लिए तो आपको अपने साथियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ये कर लोगे तो यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और तुम्हारी टीम कभी हारेगी नहीं। अब एक छोटे से रंगरूट जो 16-17 साल 18 साल का हो, उसको उसका बॉस, किसी घर में आपके पिताजी भी, मेरे फादर अगर 2 लफ्ज अच्छी तरह से मुझे कह दें, या मेरा टीचर मेरी क्लास में मुझे पैम्पर कर दे, या कोई बड़ा शख्स मुझे पैम्पर कर दे, तो आपका तो हौसला, आपका तो आत्मविश्वास अपने आप बूस्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने अपनी टीम के लिए बोला कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, तो ये वो चीजें हैं जिसको हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, टीम। और ध्यानचंद को उन्होंने एक लाइन कही कि ध्यानचंद, तुम सिर्फ पास कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है, इस पर ध्यान दो। इतनी बात सुन के तो उनके दिल में, कहते ना, बवंडर खड़ा हो गया, अरे भाई, मेरे मेरे सूबेदार मेजर ने मुझे कहा है, मैं ये कहा है, बाले तिवारी साहब ने, सूबेदार मेजर। अब उस दिन के बाद, उस जमाने में ये सब लोग टेंटों में रहते, टेंट्स, आर्मी में टेंट्स चलते थे, वो नहीं थे क्वार्टर वगैरह कुछ के, जंगल में टेंट लगे हैं, वो जिंदगी वही निकाली इन्होंने। तो टेंट में दोपहर के टाइम में, उस दिन के बाद से वो दोपहर में जब लंच आवर होता था, उसके बाद ध्यानचंद 1.5 घंटा कहाँ गायब हो जाते थे ये किसी को पता नहीं चलता था। दोपहर में, सर्दी गर्मी बरसात, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लगता था। ये तो ध्यानचंद साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं जब लंच आवर होता था, मैं हॉकी बॉल लेके निकल जाता था और किसी सुनसान जगह पे जाके अपनी प्रैक्टिस करता था। अब आदमी, इंसान, सोचिए आप, तपस्या क्या चीज है, वो भीड़ में नहीं होती है, तपस्या अकेले में होती है। और वो तपस्या उनकी हॉकी के साथ में थी, बॉल के साथ में थी, उनकी इमेजिनिंग पावर के साथ में थी।
और उन्हें उसी में सारे खाके तैयार किए, सारे मैप्स तैयार किए कि किस वक्त कौन सा प्लेयर कहाँ होगा, तो मुझे कहाँ बॉल देनी है, उस बॉल को देने के लिए मुझे कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कौन से डॉज करने हैं, कहाँ लेफ्ट फ्लिक है, मेरा फ्लिक, मेरे पासिंग सिस्टम क्या है, मेरा रिसीविंग बॉल को लेने का अंदाज क्या है। वो सारी इमेजिनरी चीजें उन्होंने अपने उस दौर में जो 1.5 घंटा वो लगाते थे, और उसके साथ शाम को जब खाने का टाइम होता था उसमें भी 1 घंटा टाइम मिलता था, तो पता लगा ध्यानचंद अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंधेरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल को डिफरेंट एंगल्स में फेंक रहे हैं। तो जब इतना कोई कुछ करेगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ा इस बात को, वे ग्रेट पेले फुटबॉलर्स जी कहता था एक एंगल पे मुझे शॉट लेने के लिए मैंने हजार किकें मारी हैं। जो 1000 किकें मारेगा तो उसकी तो बॉल जाएगी जाएगी, कौन रोकने वाला होगा उसको। तो हम कई बार कहते थे कि जो लक कहते हैं वो लक के पीछे बहुत सारे घंटे होते हैं। लक तो मानना पड़ेगा, हाँ लक तो हर जगह हाँ चलता जी। है। 20-30% दुनिया में कोई सा काम ले लो आप, कोई सा भी काम ले लो, 20-30% हम किस्मत को लेके हमको उसको देना ही होगा। किस्मत कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, रब कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और गुड जो लक कह जो लो। उनकी कॉन्टिन्यूस जो लेकिन प्रैक्टिस अपना है जो 70-80% है, जी हार्ड वर्क, टोटल डिवोशन हमारा, वो हमारी चीज है। लेकिन उसके बाद कई चीजें ऐसी होती हैं कि सामने से लग रहा है कि गोल हो रहा है, लेकिन गोल से बॉल निकल जाती है। कोई काम हो रहा है हमारा, होते होते वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीजें एक है। तो समटाइम्स हम जैसे जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के पीछे हमें पीछे की जो एफर्ट्स होती हैं वो नहीं दिखती। जो आज आपने बताया कि वो दोपहर को 1.5 घंटा गायब होते थे, वे शाम को भी होते थे, तो वो सब उन्होंने किया तो इस वजह से वो जो द किया, ग्रेट। प्रॉम्प्ट किसने करा? हाँ जी, उनके सुबेदार मेजर सुबेदार ने। हाँ उन्होंने जी। बढ़ावा दे दिया कि जा बच्चे तू खेल, तो खिलाड़ी बन जाएगा। अब वो लग गए खिलाड़ी। उसके बाद इंटर रेजिमेंट हो गया, और उनका जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बाद इंटर सर्विसेज हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया। पता लगा ध्यान सिंह बिफोर द ओलंपिक, ध्यान सिंह वो सारे टूर्नामेंट आर्मी की जीत ले। तो नाम कैसे सर ये चीज? अब ये नाम चेंज कैसे हुआ कि नाम ऐसा चमका कि जिसकी जुबान पे वो नाम ले लो तो ध्यान सिंह, ध्यान सिंह, ध्यान सिंह। तो 28 का ओलंपिक जब चला और उसको खेलने गए एम्स्टर्डम, मैं बता रहा था वो कहानी को कि वहां खेले, तो वहां के अखबारों ने लिखना शुरू करा कि इंडिया से भारत की जो टीम आई है वो एक ऐसी टीम है जिसके अंदर फिजिकली दे आर फिट, क्योंकि आर्मी पर्सनल ज्यादा थे उसके अंदर उस टीम को, क्योंकि आर्मी इसलिए ज्यादा थे कि आर्मी का गेम था, आर्मी के लोग ज्यादा खेलते थे, उनके टूर्नामेंट हुए, उसमें से टीम सेलेक्ट हुई, 1-2 लोग खाली बाहर के थे, तो वो टीम ओलंपिक खेलने गई। और जब ओलंपिक खेलने गई तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसका पैसा भी भारत के उस जमाने में जितने आर्मी के लोग थे उन्होंने एक दिन की तनख्वाह अपनी डोनेट करी। सर ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आज की डेट में इसको अगर कौन, तो ये सिर्फ समझने की चीजें हैं कि उन देखो सिपाहियों ने, उन लोगों ने उस टीम को भेजने के लिए अपनी एक दिन की तनख्वाह डोनेट कर दी। पैसा नहीं था, हम तो किसी के अंडर में नहीं थी, मिनिस्ट्री थी नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी नहीं, हमारी सरकार नहीं थी, कौन पैसा देगा? टीम कैसे जाएगी? और 28 में टीम की एंट्री हो जाती है, क्योंकि 1926 में पहली बार भारत की टीम दुनिया के अंदर, हमारे इस हिस्ट्री के अंदर खेलों में भारत की टीम जो जाती है 1926 में, वो थी इंडियन आर्मी टीम, भारतीय सेना टीम, जो कहाँ जाती है? न्यूजीलैंड, दुनिया के बिल्कुल अंत में। जो मिलिट्री आई थिंक टूर्नामेंट्स, इंटर मिलिट्री टूर्नामेंट्स नहीं, उनका तो सारे न्यूजीलैंड की टीम से मैच था, लेकिन यहाँ से जो टीम जाती है वो खाली अच्छा मिलिट्री से आर्मी की टीम जाती है, वही स्पॉन्सर करते हैं। ओके वो स्पॉन्सर करते हैं, आर्मी स्पॉन्सर करती है उसको, पानी के जहाज से जा रहा होता है, चले जाते हैं और वहां जाते हैं, और पहला गोल जो विदेशी धरती पर या न्यूजीलैंड के फील्ड उस ग्राउंड के ऊपर होता है, वो ध्यानचंद की हॉकी से पहला गोल निकलता है। उसके बाद उस टूर के अंदर ध्यानचंद के 201 गोल होते हैं। 201 गोल। एक गोल।
आज की डेट में सोच भी नहीं सकते हम भी मैं मानता हूँ मैं बहुत कमजोर टीम के साथ खेला हूँ कई बार, जो बिल्कुल कहते हैं नौसिखिए, लेकिन मैं कभी या हमारी टीम उनके ऊपर 10 गोल 12 गोल से ज्यादा नहीं कर पाई। 1932 ओलंपिक के अंदर अमेरिका के ऊपर भारत ने 24 गोल किए हैं। कैन यू बिलीव इट? ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिकन यूरोपियंस तो हमसे हमेशा से इन बातों में आगे ही रहे हैं। मतलब वो इतना बड़ा गैप था स्किल्स में उस समय कि 24 गोल एक मैच में हमारी टीम ने कर। वजह उसकी वही है, बाले तिवारी और ध्यानचंद का वो काम, जादुई हॉकी खेलना, और उसके बाद 28 का ओलंपिक में एंट्री हो जाती है। उसके पहले ओलंपिक में से हॉकी खत्म हो गई थी। 1916 के बाद से ओलंपिक में हॉकी नहीं थी। इट वॉज ए लेथार्जिक गेम। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली हिट एंड रन, लाइक भीड़ को हिट मार दिया तो 4 आदमी भाग रहे हैं, होता ना, देखा होगा आपने कभी, जो नए नए खेलने वाले आते। तो उन्होंने इस खेल को हटा दिया कि 16 दूनी 32 उनका ऑफिशियल और ये वो करके हम कितनी टीम बुलाएंगे, अननेसेसरली वी आर वेस्टिंग द मनी। तो 2019-16 में हट गया था। लेकिन 26 में जब गई न्यूजीलैंड और वहां के अखबारों ने लिखा हॉकी के बारे में, और वहां लोगों का जो जमावड़ा, आज मैंने आपसे कहा कि 25,000 30,000 लोग वहां देखने के लिए न्यूजीलैंड में पहुंचे, और वहां के अखबार वालों ने उसको दिखाया, तो उनको फिर ओलंपिक कमेटी को 1928 में ओलंपिक में रखना पड़ा हॉकी को। मतलब मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा रोल है दुनिया में हॉकी को रिवाइव करने का। यही मतलब है, यही मेरा कहने का मतलब है कि उस हॉकी को दोबारा इंक्लूड करना मायने रखता है। एंड इन द वर्ल्ड, मतलब अभी आज की डेट में जो हॉकी खेली जा रही है, तो उस समय जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में आई थिंक पीपल शुड नो। और ये कितना बड़ा स्पोर्ट है, इसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए सर। आई थिंक उनकी हॉकी भी तोड़ के देखी गई थी कि इसमें कुछ है तो नहीं है। अब वही मैं बता रहा था, जब उनको ये संज्ञा दी, प्रोनाउन किया उनको कि ये तो हॉकी जादूगर की पहली जो लाइन लिखी गई थी वो 1928 के ओलंपिक में ध्यानचंद के बारे में वहाँ के अखबारों ने लिखा कि इंडिया से जो टीम आई है वो इतनी टेक्निकली और खेलने का उनका जो तरीका है कि भारत की टीम 5 फॉरवर्ड 3 हाफ 2 फुल बैक 1 गोलकीपर, हम इसको डब्ल्यू फॉर्मेशन कहते हैं जी। डब्ल्यू फॉर्मेशन, जिसके अंदर से फॉरवर्ड लाइन और छोटा होते होते गोलकीपर तक हम आ जाते हैं। एंड दे यूज्ड टू कवर द होल ग्राउंड 100 यार्ड्स। उस जमाने में 100 गज की ग्राउंड थी, 100 गज को हम कवर करते थे, 60 गज की हमारी चौड़ाई होती थी। तो 11 प्लेयर इस तरह से पूरी ग्राउंड को कवर करते थे। लेकिन फॉरवर्ड लाइन का जो खेल था उसमें ध्यान सिंह का खेल, उसने वहां पर हलचल मचा दी। और वो जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25,000 लोग देखने आए 28 में, उसकी वजह ये थी कि पॉपुलरिटी हॉकी टीम की बढ़ती चली जा रही है, एक मैच के बाद एक, मैच के बाद एक। और अखबारों ने यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया कि इंडिया से जो टीम आई है उसके अंदर एक खिलाड़ी है, उसका नाम है ध्यान सिंह। वो ऐसा खिलाड़ी जिसको पकड़ पाना, जिसको समझ पाना मुश्किल है अपोनेंट्स के लिए। तभी द विज़र्ड उन्हें बोला जाता था, तो वहीं से उनको संज्ञा मिली। इट वाज द विज़र्ड ऑफ हॉकी। 28 ओलंपिक जिसमें उनको विज़र्ड की जो संज्ञा दी गई थी वो यहाँ से मिलनी शुरू हुई, लोग उनको देखने के लिए। तो अखबार लिखता है एक जगह, और ये ब्लैक एंड वाइट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट रिकॉर्ड निकले, कि उसमें लिखा है अखबार ने कि वहाँ के लोगों ने जो ओलंपिक्स के गेम्स देखने जाते थे, उनको जब भारतीय हॉकी टीम के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी कारों के स्टीयरिंग हॉकी फील्ड की तरफ मोड़ दिए। ये लफ्ज है, दे टर्न देयर स्टीयरिंग टुवर्ड द हॉकी फील्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सी और वॉच अदर स्पोर्ट्स। मतलब he made the game very interesting। ये था उस रुतबा हॉकी का हमारा, जो पहले इम्पैक्ट में, कहते हैं ना, पहले इम्पैक्ट में यहाँ आपने छलांग लगा दी 10 मीटर की। आज हम खेल रहे हैं, सब कुछ जानकारी हमारे पास में है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कैमरे हैं, हमारे पास कैमरे भी नहीं उस ज़माने में थे जब हम खेलते थे, हमारे पास वीडियो है। हमारा रिप्ले देखना हो तो मुझे अपने दिमाग में रखना पड़ता था कि यार कल मैं क्या खेला था, परसों मैं क्या खेला था। आज तो आप जस्ट टच द बटन, यू विल गेट द
जी। एनी मैच ऑफ योर्स। तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन दिमाग था दिमाग में। ध्यानचंद का दिमाग कैसे काम किया होगा कि पहले ही इम्पैक्ट में, पहले ओलंपिक के अंदर उन्होंने वो उस हाइट को टच कर लिया। मैं कहूँ कि आज अगर हमारे हाई जंप के जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक के अंदर 2 मीटर्स और 5 इंचेस 6 इंचेस साढ़े 6 इंच, ये आज का रिकॉर्ड चल रहा है, और ध्यानचंद ने तो पहली पहली छलांग में ही इतना टच कर दिया। And without any support from anywhere. कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, और सबसे बाद में जो चीज आती है किसी भी काम के लिए, जो मैं समझता हूं एंड इट्स वेरी नेसेसरी, दैट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तभी आता है जब आपने हार्ड वर्क किया होगा, अपने आप आता है, इट बिल्ड्स अप, इट कम्स। जज्बा भी बिल्डअप हो जाता है। हाँ, दुआओं से ठीक है, आप बढ़ सकते हो अच्छी अच्छी विशेष से, लेकिन हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस, क्या 8-8 घंटे आप काम कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी अगर 8-8 घंटे 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, घरों से बाहर है, दुख तकलीफे से बाहर है, किसी की डेथ होती है हम नहीं जा पाते हैं, कई हमारे ऐसे हादसे हुए हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। क्यों जो हमें वो मेडल जीतना है? एक परफेक्ट शॉट के पीछे कई हजार घंटे होते हैं सर। एग्जैक्टली। तो ये वो चीजें हैं। 28 के अंदर वो चीज हुई, लेकिन एम्स्टर्डम में जिस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें पहले दिन 200-250 लोग थे और फाइनल मैच में 25,000 से ऊपर की भीड़ थी देखने वालों की, उस स्टेडियम को हॉलैंड के अंदर उन्होंने अ, अभी 6-8 साल पहले उसको डिसमेंटल किया है। अदरवाइज इट इट दैट स्टेडियम यूज्ड टू बी ध्यानचंद स्टेडियम। इन एम्स्टरडम। वाह। वो तो ही वॉज बियॉन्ड। मैं एक कनेक्टेड किस्सा सुना देता हूँ आपको, क्योंकि 1928 का ओलंपिक खेला गया और फाइनल मैच में हमारा मुकाबला उसी टीम से हुआ जो हॉलैंड की थी, और भारत की टीम के फाइनल मैच से पहले ध्यानचंद को 103 डिग्री का बुखार चढ़ गया। 103 डिग्री बहुत हाई फीवर होता है। हम मूव नहीं कर सकते। जी। तो एक शाम पहले उनके मैनेजर साहब आए, पंकज गुप्ता, उन्होंने कहा ध्यान तुम कैसे खेलोगे इस मैच को, तुम्हें तो बुखार आ गया। तो वही उनकी एक लाइन जो फौज सिखाती है, या तो लड़ना है या मरना है। तो उन्होंने कहा साहब मैं फौजी हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और वो खेले अगले मैच में, एंड ही स्कोर्ड द 3 गोल्स इन द फाइनल अगेंस्ट एम्स्टर्डम हॉलैंड। हम जीते। इससे कनेक्टेड बात मैं अपने आप को ले उनसे जोड़ता हूँ ध्यानचंद के साथ, बीइंग ए सन ऑफ दैट लेजेंड। मैं 1998 में उट्रेक्ट में गया था अपनी वेटरन हॉकी टीम के साथ में। वेटरन हॉकी टीम के साथ में वेटरन वर्ल्ड कप में मैं गया उट्रेक्ट में, हॉलैंड में, और वहाँ पर फाइनल मैच हम लोग तो ऐसे ही खेलने गए थे, अपना खेल खाल के हम फाइनल खेले। हम उसमें हमारा वेटरन टीम सेकंड रही, हम जीत नहीं पाए उसको, कोई बात नहीं। लेकिन फाइनल मैच जो असली हो रहा था वर्ल्ड कप का, वो था स्पेन और हॉलैंड के बीच में। तो हमारी भी वो था कि चलो इतना बड़ा मैच हो रहा, हम भी देखें। तो मैं जाके स्टेडियम में बैठ गया, ट्रैक सूट में था मैं, जो हमको मिला था, मैं ट्रैक सूट बैठा था। पूरा स्टेडियम जो 45, 50, 55 हज़ार का स्टेडियम था, पूरा फुल ऑफ भरना शुरू हो गया, भरते भरते भरा। तो मैं ऐसे बैठा था, मेरे साथ की 2 चेयर थी, मैं इसको 28 से जोड़ के बता रहा हूँ आपको। 2 चेयर खाली थी। मैं देखता हूँ तो एक ओल्ड कपल, बड़ा हैंडसम और पर्सनैलिटी के साथ, कैप हैट लगाए हुए, वो आ रहे हैं। और आते आते जब मेरी नज़र पड़ी जरा सी, तो मैंने देखा उनकी टाई जो है वो कॉटन की टाई थी, वो थी लाइट ब्लू डार्क ब्लू, जो उनके उन कपड़ों से मेल नहीं खा रही थी, जो कहीं मैच नहीं कर रही थी। और डिफरेंट टाइप, उसकी प्रेस भी नहीं होती थी, कॉटन की टाई थी टोटल। वो आके मेरे बगल में बैठ गए, मेरे साइड में एक सीट थी, उसमें वो जेंटलमैन बैठे, उनकी वाइफ बैठ गई, ओल्ड लेडी बैठ गई।
अब मैं ऐसे बैठा, मैं देख रहा हूँ, आई वांटेड टू स्पीक और आस्क्ड हिम कि सर ये टाई जो है मुझे लग रहा है कि इंडियन टाई है, और बड़ी मुश्किल से मेरे से फिर रुका नहीं गया. सो आई सिंपली आस्क्ड कि सर मे आई आस्क यू वन थिंग, वन क्वेश्चन. कहते यस जेंटलमैन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? He said, what do you want to ask me? I said, sir, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. He said, yes, very much. This is the Indian tie. I'm wearing it. मैंने, how come you are wearing the Indian tie? अब हॉलैंड का मैच चल रहा है, स्पेन का, और 1998 की बात है उट्रेक्ट की, जहाँ पर उनका कोट जो है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो उस जमाने के कपड़े थे उसमें सिला हुआ, हैट वैट लगाए घूम रहे हैं. How come you are wearing the? It is very precious. It is very valuable for me. How come, sir? This tie is given me by Mr. Dhyan Chand. अब देखो, मैं 28 से मैं कहाँ इस बात को मैं कैसे झुटलाऊं, मैं कैसे बताऊं कि नहीं ऐसी चीजें कैसे हो जाती है, और कैसे हुई कि वो इतने बड़े स्टेडियम में मेरे ही बगल में आके बैठते हैं, और वो शख्स से मैं पूछता हूँ कि सर ये टाई किसने दी है, आप कैसे पहने बैठे आप? इंडिया, ये तो इंडियन टाई है जो हम लोगों को मिला करती सेरेमोनियल किट के साथ. इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड तो फॉर द एंटायर उन्होंने कंट्री. कहा गया गिवन बाय मिस्टर ध्यानचंद अगेंस्ट हुम आई प्लेड इन 1928. वो शख्स 1928 में ध्यानचंद के खिलाफ खेले थे, जहां पर भारत ने उसको 3 गोल से हराया था. एंड ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद ध्यानचंद हॉकी और उनकी जादुई कला से, और जो भी आप कह सकते हो. 1928 की टाई संभाल के रखी 70 साल, ऑलमोस्ट 70 इयर्स. क्या ऐसा दुनिया में हो सकता कोई चीज? इज इट पॉसिबल? ये अभी उन्हें जो म्यूजियम में तो रखी जा जादूगर बोला जाता था, म्यूजियम में तो रखी जा सकती है, कहीं म्यूजियम में आप रख सकते हैं, बट जिंदा इंसान उस चीज को कैरी करे, उसको लेकर चले और कहे कि प्राउडली कहे कि यस, दिस टाई इज गिवन मी बाय मिस्टर ध्यानचंद अगेंस्ट whom I played in 1928 after 70 years. वाओ, ये सर लोगों को पता चलनी चाहिए चीजें. ये है फैक्ट्स. ये एक ना makes you so feel the feeling is of immense pride. ये जो आपने अभी इंस्टेंस बताया सर, और मैं एक ना वो छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी कि आपको ओपोनेंट 70 साल बाद भी वो टाई पहन रहा है जो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. ये देखो आप, क्या हम ऐसा कर पाते हैं ध्यानचंद के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, चाहे वो हमारे वॉरियर्स हों चाहे कोई, हम नहीं करते हैं. तो कई बार आपको लगता है कि जो लेजेंड्स हैं, जो इंडियन लेजेंड्स हैं, नो डाउट मेजर ध्यानचंद के बारे में एवरीवन नोज, एंड आज की जनरेशन में ये चीजें नहीं पता कि वो ध्यानचंद बने कैसे. एग्जैक्टली कि वो अब ध्यान सिंह से वो ध्यानचंद कैसे बने. 28 में जब खेलना शुरू किया तो ही शाइनिंग लाइक ए मून. यार ध्यान सिंह, तुम तो ऐसा खेलो जैसे चांद चमकता है, रोशनी उसकी ऐसी है, तो उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो जाता है. तो ये बढ़िया जी. अब आज के जमाने में होता तो वो आधार कार्ड पकड़ा जाता. क्या तुम तो ध्यानचंद कैसे बन गए? प्रूफ लाओ. सही बात है सर. फिर 36 में आई थिंक हिटलर आल्सो बिकेम अ फैन ऑफ सर ध्यानचंद सर के. आई थिंक वो जब बर्लिन में, उसके पहले ये सब कहानी है जिसको हमको दुनिया को समझ में आना चाहिए. He was simply a सिपाही. That time he was Lance Naik. 36 में 1936. जी. Simply Lance Naik जो सिपाही से ऊपर का दर्जा होता है. जी. लेकिन उनकी हॉकी को देखते हुए पहले जमाने में, उस जमाने में अगर हमारी क्रिकेट टीम भी जाती थी या दूसरी टीम जानी शुरू हुई थी 32-36 में, तो जो टीमें जाती थी उनके कैप्टन्स वो होते थे जो बड़े पैसे वाले, बहुत रुतबे वाले, राजा नवाब, महाराज पटौदी नवाब कप्तान बन के जाते थे. तो एक हमारे वो थे जयपाल सिंह रेड्डी. क्रिकेट आई थिंक काफी अमीरों वाली पहले गेम मानी जाती थी. तो हॉकी में भी इस तरह से कि बड़े आदमी को कप्तान बनाना है. अच्छा, हॉकी में भी ऐसा था? हाँ, 28 में था जयपाल सिंह रेड्डी. 1932 में लाल शाह बुखारी मिलियनर, वो चले गए.
36 में, क्योंकि ध्यानचंद ने उस वक्त तक ध्यान सिंह से वो ध्यानचंद बन गए और उनका नाम पूरे विश्व के अंदर, हिंदुस्तान में था ही, दुनिया में उनका नाम उस ज़माने में, जहाँ जहाँ इंग्लिश पेपर जाते थे वहाँ चले गए, रेडियो कमेंट्री। उस ज़माने में उनके 2,500 से ऊपर के स्टेटमेंट अखबारों में, और जो वीडियो थे उसके अंदर उनके चीज़ें रिकॉर्डेड है। मैंने एक ब्लैक जिसकी एंड व्हाइट, बातें यहाँ तक नहीं पहुँची हमारे देश तक, नहीं पहुंची सर, नहीं पहुंची है, नहीं पहुँची वो बातें। वो उनके लिए ध्यानचंद को अगर कहीं लेटर लिखना है तो कैसे लिखें, तो अगर आप ये किसी दूसरे ने कहा जस्ट राइट डाउन ध्यानचंद, इट विल रीच टू इंडिया एंड टू हिज प्लेस, तो ये ध्यानचंद थे। सर हमारे ना जो स्कूलों की किताबों में ये कहानियां पढ़ानी चाहिए। मुगलों की मैं पर्सनली मानता हूँ कि उनके बारे में इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं जितना हमारे इंडियन हीरोज के बारे में पढ़ने की जरूरत है। वो हो गया बस, वो मतलब दीज आर द एक्चुअल स्टोरीज व्हिच नीड टू बी टोल्ड एंड ये इंस्पिरेशन देंगी, जिसमें आपके अंदर से, खून के अंदर से रवानगी पैदा हो जाएगी Yes. कि हमें ऐसा करना तो देश के लिए जज्बा इसी से बढ़ेगा। ये पैदा करो। अमेजिंग। 1936 का ओलंपिक हम लोग कहते हैं, 1932 का ओलंपिक हम कहते हैं। मैंने आपको बताया 1932 का ओलंपिक, we went to Los Angeles and we had to go there because उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत लड़ाई झगड़े का ज़माना था वो, तो यूरोप ने बाइकआउट कर दिया था अमेरिका को। जिस तरह 1980 में यूरोप की दूसरी टीमों ने स्पेन में मैच नहीं खेला था, बाइकआउट किया था, उसी तरह 1932 के अंदर कई टीमें वहाँ नहीं गई, टीम ही नहीं गई। ओनली 3 टीममेट्स वर देयर, दैट वाज जापान, इंडिया एंड अमेरिका, होस्ट कंट्री। इन्हीं के अंदर मैच हुआ है। और अगर एक टीम नहीं जाती सपोज, तो ओलंपिक से 1932 के अंदर हॉकी को 3 मेडल्स होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो 3 टीमें तो होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ओलंपिक से हटा देते, ओलंपिक ऑटोमेटिकली। किसको थर्ड मेडल कहाँ देंगे आप, किसको दोगे? चलो 2 टीम में सिल्वर ले लिया आपने, गोल्ड ले लिया, थर्ड किसको दोगे? 3 होना जरूरी है। तो उस 3 के लिए भारत को जाना बहुत जरूरी था। दे हैड टू गो एंड पार्टिसिपेट दैट ओलंपिक्स, क्योंकि वो जीत चुके थे, उनको स्वाद लग गया था 1928 ओलंपिक का, तो 1932 के अंदर भारत की टीम को जाना था। एंड एज आई टोल्ड यू कि वहाँ जाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया गया। कोई सरकार नहीं थी, कोई हमारी मिनिस्ट्री नहीं थी, हम थे ही नहीं, हम तो गुलाम थे। लोन लेकर उसके बाद खिलाड़ियों ने अनाउंस कर दिया कि हमको अपना डीए नहीं चाहिए, हमको जो 2 पाउंड रोज का डीए आप देते हैं, अगर जाने के 25 दिन लगने, 30 दिन लगने, तो 60 पाउंड हो गया, 70 पाउंड हो गए एक खिलाड़ी का, और 15 लड़के गए, 14 लड़के गए, तो मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा हो जाता। उन्होंने दे विड्रू देयर टीएडीए, खिलाड़ियों ने, बिकॉज दे वांटेड टू प्ले ब्रिंग द लॉरेल एंड द गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री, एंड दैट वाज इंडिया। और इसमें कोई शक नहीं, अगर ग्रेट ब्रिटेन चाहता और इंग्लैंड वाले चाहते तो उसको ब्रिटिश इंडिया टीम करके भेज सकते थे। दे वर द रूलर। यस। उन्होंने भी नहीं भेजा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने भी नहीं भेजा, उन्होंने एज इट इज रखा इंडियन हॉकी टीम, और वो जाती है वहाँ पर, और हम खेलते हैं। पहला मैच जापान से खेलते हैं, वी बीट देम बाय 10 गोल्स, और जो सेकंड मैच हमारा अमेरिका से होता है, हम उनको 24 गोल से हराते हैं। 24 गोल करना मुश्किल काम है ग्राउंड अपनी नेचुरल टर्फ के ऊपर। यू कांट स्कोर 24 गोल्स। मैं नहीं कर सकता, मेरी टीम नहीं कर सकती। आप किसी नौसिखिए को खड़ा कर दो, आप खड़े हो जाओ, जिसको हॉकी आती नहीं है, उसके खिलाफ भी हम 24 गोल नहीं कर सकते। आज की डेट में सर वो नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 गोल्स, वो भी एक्सट्रीम केसेस में होते हैं जो देखे जाते हैं आज की डेट में। उस लेवल पे आ जाओ जहां दोनों टीम बराबर है, तो अदरवाइज इसके अंदर बहुत गोल होते हैं। इसके अंदर आज की हॉकी में जो टीमें खेल रही हैं जहां पर एस्ट्रोटर्फ नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी जिसके बारे में कुछ देर बाद मैं बात करूंगा आपसे, जी जी, कि इस टर्फ को लाए क्यों आप, कौन लाया इसको? यूरोप लाई, जस्ट टू स्पॉइल द,
कि सुपरमेसी जो है इंडिया और एशिया कंट्री की और पाकिस्तान की और मलेशिया की और उसकी, इसको हमें ख़त्म करना है। दे आर द पुअर कंट्रीज, दे कांट अफोर्ड टू बिल्ट अप द एस्टेट ऑफ ग्राउंड इन देयर स्टेट्स। यूरोपियंस प्लेयर्स को देख लीजिए, उनका बिल्ड देख लीजिए, हमारा ब्रॉड अप देख लीजिए, हमारे बच्चों का क्या नरिशमेंट होता है शुरू में, इनिशियली क्या होता है, कैसे हम खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, आज से 50-60 साल पहले। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे जो मैं तो वो सब चीजें आप काउंट करोगे तो वो देवर हाई, आप वो हमसे ऊपर थे इन मामलों में। तो लेदर बॉल की हिट उनकी अच्छी थी, उनका स्कोप अच्छा था। हमारे जो मूवमेंट, हम कलाई से खेलते थे, कलाइयों का हम यूज करते थे, वी वर यूजिंग द कलाई रिस्ट। वो आज आ गई कंधे के ऊपर आज की हॉकी टोटल। टुडेज हॉकी इज, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, ये कैसे, ये जो आप कह रहे हैं कि पहले कलात्मक थी वो, कलात्मक। हाँ जी, हाँ, अब वो कंधे का कैसे? कंधे का मतलब टोटल आपका बॉडी फोर्स आ गया आपका, ओके, टोटल बॉडी फोर्स है। अब टोटल बॉडी फोर्स करना तो आपका जो एंड्योरेंस है और आपकी फिटनेस है और आपका वो आपका हाई लेवल का जब तक नहीं होगा ओके, आप नहीं खेल सकते। और इस हॉकी को तो मैं ये मानता हूँ, और बिल्कुल सही बात कहता हूँ इस बात को, ये हॉकी वो नहीं है जिस जो 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 हमारे 1928 के लोगों ने, और हमारी हॉकी इनिशियली जो हमारी हॉकी पैदा हुई बड़ी हुई, ये हॉकी वो नहीं, ये एक आर्टिफिशियल हॉकी है। ये थोड़ा सा सर आई वांट एन एक्सप्लेनेशन, आप थोड़ा सा, क्योंकि बेटर वे में एक बता दीजिए, एक लेमैन समझ जाए कि क्या फर्क आया है, और जिस वजह से मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि हॉकी वो नहीं रही जो थी, और यूरोपियंस ने जैसे एस्ट्रोटर्फ, ग्राउंड का बताया आपको, हाँ जी, कि उन्होंने ग्राउंड कि भाई ना तो आपके 4 करोड़ रुपए खर्च करने की क्षमताएं हैं, लाइक कंट्री लाइक इंडिया और पाकिस्तान और ऑल एशियन कंट्रीज। यूरोपियंस तो उनके तो मतलब हम प्रैक्टिस हम ग्राउंड में कर रहे हैं, खेल हम एस्ट्रोटर्फ पे रहे हैं जब वो इज नॉट कॉम्पिटिशंस। पॉसिबल ना, है ही नहीं वो। भाई ग्राउंड तो आज भी अवेलेबल हैं। अब मैं कहूँ कि झांसी हमारा शहर है जहाँ से ध्यानचंद निकले, जी, रूप सिंह निकले, मैं निकला, मेरी भांजी निकली, और भी हमारे अब्दुल अजीज निकले, हमारे खांडेकर फैमिली निकली। तो हमारे 8-10 तो उस ग्राउंड से निकले। आज हमारे झांसी में, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ग्राउंड है हमारी एस्ट्रोटर्फ की, उसमें यूपी सरकार की, यूपी गवर्नमेंट के खिलाड़ियों जो एकेडमी है, उनके बच्चे सुबह और शाम खेलते हैं। अब हमारे बच्चे जो जो शौकिया खेलते, जो जिनको खाली खेलना है, पहले हर इंसान या बच्चा शौक के लिए खेलता है, उसके बाद उसको जब लगता है, और उसके माँ बाप को या कोच को लगता है कि ये बच्चा अच्छा बढ़ सकता है, तो उसको हार्ड ट्रेनिंग फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो झांसी में वही हुआ, एक ग्राउंड है, बाकी मैदान भरे पड़े, हम खेले मैदानों में। ध्यानचंद, हमने बताया ध्यानचंद खेले, झांसी हीरोज क्लब आज भी खुला पड़ा है, नोबडी प्लेस। हमारे रेलवे के ग्राउंड है, खाली पड़े हुए हैं, सीनियर इंस्टीट्यूट के ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, स्कूलों के ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हॉकी टर्फ पर आ गई है। और टर्फ पर आने के लिए जब तक आपके पास इसकी सिंथेटिक हॉकी नहीं होगी, कार्बन वाली हॉकी, इसकी एक कूकाबूरा की बॉल जो 3,000-4,000 की आती है वो नहीं होगी, आपका एक इक्विपमेंट गोलकीपर का वो 2.5-3 लाख रुपए का आता है वो नहीं होगा, तो हॉकी कहाँ से बढ़ जाएगी। तो ये उनका एक यूरोपियन कंट्री का था कि इंडिया और पाकिस्तान को डाउन करने के लिए, बिकॉज वी आर डोमिनेटिंग दिस 2 कंट्रीज, दो वी वर राइवल्स, बट वी यूज्ड टू प्ले द सेम हॉकी, सेम स्टाइल ऑफ हॉकी। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा में वो इकट्ठे ही थे सब। हाँ, एक बड़ी आपने याद दिलाया मुझे, मैं मेंशन करना चाहूँगा, और बहुत बड़ी बात है हिस्ट्री की, और हॉकी के लिए ख़ास तौर से, और उन लोगों के लिए जो हॉकी को ये कहते हैं कि नेशनल गेम्स नहीं है। क्या ये बता पाएंगे आप या मैं, दूसरे लोग, इस बात को कि 1900 पार्टीशन के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, कई चीज़ें आपस में बैठकर
डिसाइड की गई कौन कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कौन सा शहर कहाँ जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, उसके अंदर जिक्र आया था ये मेडल्स जो जीते हैं भारत ने 3 मेडल्स, ये किसके हिस्से में आएंगे। क्या आप इसको बिलीव करोगे कि छोटी बात है? प्लेयर्स तो दोनों जगह से थे। अब बताइए आप, कितनी बड़ी बात। उस पार्टीशन के टाइम में जहां पर हमारे वायसराय बैठे हैं और इंडियन पॉलिटिशियन बैठे हैं, नेहरू जी और गांधी जी और दूसरे लोग, कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, पाकिस्तान के पास कौन सी जाएगी। और वो 3 मेडल्स जो भारत ने 1928, 1932, 1936 में जीते थे, वो मेडल्स भारत के हिस्से में आए। ये है हमारे हॉकी की औकात। अमेजिंग। ये चीजें कौन बताएगा, इनको कौन हाईलाइट करेगा? हॉकी रिवाइव कैसे की जा सकती है इंडिया में? नहीं, इसके लिए ये पैसे का खेल हो गया। इट हैज बिकम वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट गेम इन द वर्ल्ड। ये बड़ा महंगा खेल हो गया। और जैसे सर क्रिकेट भी 83 के वर्ल्ड कप के जीतने के बाद, नहीं, मैंने महंगा खेल बोला तो उसको आप समझिए इस बात को। क्या कितनी ग्राउंड आप लगा दोगे यहाँ पर अपने शहर में एस्ट्रोटर्फ? मेरे ख्याल से 2 या 3 ग्राउंड होंगी यहाँ पर चंडीगढ़ में। जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दो ग्राउंड थे। अब आप सुबह शाम उनके एकेडमी के बच्चे खेलते हैं। जो नॉर्मल बच्चा है, मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, इनका बच्चा, उनका बच्चा, वो कैसे खेलेगा? क्रिकेट तो नॉर्मल नेट्स पे प्रैक्टिस की जा सकती है, कहीं कर लो, उनकी तो ग्राउंड है, कहीं कर लो। वो तो अभी भी ग्राउंड पर है, फुटबॉल अभी भी नेशनल टर्फ पे है, आप कर लो। तो ये जो चीज हॉकी की, ये जो बदलाव किया गया इस बात का, इसने हमारी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो आर्ट ख़त्म कर दिया है। मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की, इतने खूबसूरत खेल को हमने सिर्फ एक सीमित कर दिया पेनल्टी कॉर्नर के गोल के ऊपर। हरमनप्रीत अगर 9 गोल 10 गोल ना करता है इस ओलंपिक में तो हमारी टीम जीतती नहीं। और गोलकीपर सीरीज अगर वो नहीं रोकता तो हमारी टीम नहीं जीतती आज की तारीख में। तो सारा लिमिटेड कहाँ हो गया? वो गोल का एरिया जिसको हम 25 यार्ड्स बोलते हैं, डी और 25 यार्ड्स, और हमारी डी और अपोनेंट की डी। सारा खेल यहाँ तक आ गया है। यहाँ की हॉकी बच रही है। इसके अंदर आप पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट ले लीजिए, वो गोल करता तो आप जीत गए, वो गोल नहीं कर पाता तो आप हार गए, या दूसरे गोलकीपर ने रोक दिया, वो अच्छा हो गया तो टीम को जिता देता है। पहले फॉरवर्ड लाइन खेलती थी, क्या क्या नाम थे उनके, क्या क्या नाम थे, इंडिया और पाकिस्तान। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से था। इनफैक्ट सर जब आप भी खेले थे तो 1975 का जो वर्ल्ड कप था, जो इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती थी, एंड उसका जो फाइनल पेनल्टी में गोल आपने किया था सर, वो उस गोल की वजह से हम 2-1 लीड में गए थे एंड इंडिया वन द वर्ल्ड कप। इंडिया पाकिस्तान फाइनल था आई थिंक। बिल्कुल ठीक। वो तो खैर हमारे एक, मेरे लिए बहुत ही एक रिमार्केबल और होता ना जिंदगी में, यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ, तो वो मेरे लिए वो है। ऑफ कोर्स हमारे परिवार का वो खेल था, लेकिन कितने सेक्रीफाइस किए उसकी, उस गोल तक पहुंचने के लिए। मैंने आई लेफ्ट माय बीकॉम एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ हॉकी। और उस जमाने में ये खेल कोई करियर नहीं था कि आप ब्रॉन्ज मेडल लेकर आओ। मेरे पास 7-8 एशियन और ओलंपिक के और इसके वर्ल्ड कप के मेडल्स हैं। जैसे आपने बताया सर कि हॉकी फुल टाइम प्रोफेशन तब भी नहीं किया जाता था, जैसे आपने बीकॉम बीच में पढ़ाई छोड़ दी और लोग अपनी जॉब्स के साथ हॉकी खेल रहे थे। इवन फॉर इंडिया आपने भी एशियन गेम से आई थिंक शुरुआत की अपने करियर की। हाँ, 1970। तो एक थोड़ा सा बताएंगे सर उस एरा, वो क्या एरा था और कैसे लोग हॉकी खेलते थे? आपने भी जब 75 में वो मेडल लिया, उसकी भी थोड़ी सी मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जरा 1936 की चीज जो मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट जिसने डाला, या इंडियन हॉकी के लिए जो हमारे लिए एक मिसाल बनी, बर्लिन ओलंपिक्स, हाँ जी, बिगेस्ट ओलंपिक टूर्नामेंट जिसको हम मान के चले, जिसको हिटलर ने खुद लिया था कि मैं ओलंपिक के टूर्नामेंट को कराऊंगा, 1936 का ओलंपिक। उसमें भारत की टीम तीसरी बार पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होती है।
उसका कैंप लगता है। पहले स्टेट नहीं थी तो ये सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, इस तरह की टीमें हमारी होती थी। तो इस तरह से टीम बनी। उसमें ध्यानचंद को आर्मी से में थे तो उनको छुट्टी नहीं मिली, उनको आर्मी ने रिलीज नहीं किया। रिलीज क्यों नहीं किया कैंप में जाने के लिए कि उस टाइम ही वॉज ए आर्मी मैन, ही वॉज ए सिपाही, लैंस नायक उस जमाने तक थे, तो उसको रिलीज नहीं किया। और उनकी जो बटालियन थी ध्यानचंद की, जो उस जमाने में पंजाब रेजिमेंट कहलाती थी, ब्राह्मण रेजिमेंट से पंजाब रेजिमेंट, उनकी बटालियन जो है वो जाने वाली थी म्यांमार बर्मा। एंड ही वॉज सपोज टू गो अलॉन्ग विद द बटालियन एंड ही वॉज पूरे अपने वो आर्मी मैन में खड़े हुए हैं। उनके जो जनरल आते हैं इंचार्ज, वो जब मिलते हैं शेक हैंड करते हैं सी ऑफ के लिए कि भाई कल को बटालियन जा रही है, मैं आज मिल लूँ इनसे जवानों से, 200-250 की संग उनकी वो होती है, नंबर्स होते हैं। तो जब बटालियन से मिलने जाते तो व्हेन ही रीचेस टू शेक हैंड विद ध्यानचंद, तो उनका सुविधा जो होते हैं वो बोलता है ये ओलंपियन और मेडलिस्ट ध्यानचंद है। अच्छा ध्यानचंद व्हाट इज डूइंग हियर? कौन? वो जनरल बोल रहा है, व्हाट इज डूइंग हियर? नहीं सर, ही हैज टू गो टू अलोंग विद द बटालियन टू म्यांमार बर्मा बॉर्डर, वहां पर हमारी बटालियन जा रही है। कहते नहीं नहीं नहीं, ही इज ओलंपियन, रिलीज हिम एट वंस, टेल हिम टू जॉइन द कैंप इन कलकत्ता। डेस्टिनी, ये भी जो मैं बता रहा हूं ध्यानचंद बताते हैं उसके बाद कि उनकी जो बटालियन गई थी म्यांमार बर्मा में, उसमें से सिर्फ 2 लोग जिंदा लौटे थे। क्या कहोगे इसको? मैं क्या समझू? तो ग्रेट, उस जनरल का जो सी ऑफ करने बटालियन को आया था, उसने उनको रोक दिया। ध्यानचंद बात सिपाही, वो तो मरना, सिपाही के लिए तो मरना जीना एक कसम देखी निकलता हो। तो ध्यानचंद जाते हो तो वो मर जाते, लेकिन फिर हिस्ट्री नहीं बनती हॉकी की। तो ये डेस्टिनी है जिसको मैं कहता हूँ 20-30% कि वहां से ध्यानचंद कैंप ज्वाइन करते हैं। और कैंप ज्वाइन करते हैं उसमें भी एक बड़ी खास बात, हर जगह तो कहानी है ध्यानचंद की, मैं कहां तक बताऊं आपको। व्हेन ही जॉइन्स द कैंप इन कलकत्ता, उसके पहले क्योंकि इनकी श्योरिटी नहीं हो रही थी कि ये टीम में आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके तब तक कप्तान ऑलरेडी अनाउंस हो चुका होता है, इंडियन टीम का कप्तान कलकत्ता में, और वो थे लेफ्ट आउट जाफर साहब। व्हेन ध्यानचंद रीचेस देयर, वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं कि अब टीम का असली कप्तान आ गया, मैं विड्रॉ करता हूं। अच्छा, उन्होंने खुद ही। इन बातों को क्या कहोगे आप? क्या ये मुमकिन है आज की तारीख में? क्या प्योर मैजिक विद अ मैजिशियन। ये है चीजें जिसके लिए भारत कहलाता है इंडिया, हम इंडिया कहते हैं उसको। वो जाफर साहब अपने आप को विड्रॉ करते हैं कि नहीं, अब टीम का असली कप्तान आया है। कप्तान ज्वाइन करते हैं, हमारे सामने फिर बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती कि टीम को हम भेजें कैसे। टीम को तो जाना है जर्मनी, खर्चा होना है, कौन पैसा खर्च करेगा, कहाँ से पैसा लाएं। हमारे मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा नाम जिसको दुनिया ने कभी, या भारत के हमारे इतिहासकारों ने, लोगों ने उनको इतनी तवज्जो नहीं दी, उनको एक स्पोर्ट्स मेंटर, एक तो टीम मेंटर होते हैं, स्पोर्ट्स मेंटर मैं कहूँगा, पंकज गुप्ता साहब, बंगाली। वो फुटबॉल की टीम और हॉकी की टीम इसके लिए भेजना, वो भेजना उस जमाने में उनका ही काम था, उन्होंने। और वही भागे फिर इधर उधर की टीम को जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है। और वो कहाँ भागते हैं, ये भी हिस्ट्री की बात है। वो भागते हैं नेशनल कांग्रेस के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी के पास। गांधी जी के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पार्टी के लिए, टीम के जाने के लिए पार्टी का पैसा चाहिए। उन्हें कौन सा खेल है? तो वो कहते हैं हॉकी। गांधी जी बोलते हैं व्हाट इज हॉकी? उनका उद्देश्य दूसरा था, इसमें उनकी गलती नहीं है। ही वॉज फाइटिंग टू फॉर द कॉज ऑफ, हमारे देश के स्वतंत्र कराने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे वो। तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं था, कोई गलती नहीं उनकी।
लेकिन जानकारी नहीं थी उनकी, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा व्हाट इज हॉकी, ये लाइन है लिखी हुई है, व्हाट इज हॉकी। अब बाहर निकलते हैं पंकज गुप्ता और उनके साथ में जगन्नाथ राव साहब होते हैं हमारे, दो लोग। कहते हैं हम क्या करें, पैसा नहीं है। हमारे भारत उस जमाने में टोटल पार्टीशन में था। पंजाब अलग है तो ये राजा अलग है, और वो कौन कौन से पटियाला महाराज अलग है, तो अमृतसर महाराज अलग है, ये अलग है। इस तरह एमपी में चले जाओ, यूपी चले जाओ, पूरा भारत बटा हुआ था। वी आर टोटल। वो एक रिक्वेस्ट कंट्री के लोग करते हैं कि हमारी टीम 2 बार की ओलंपिक चैंपियन है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम हमारी टीम को जाना है, वी वांट टू डिफेंड आवर मेडल्स, वी हैव टू गो, प्लीज हमको डोनेट करें पैसा। पूरे कंट्री से लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे हैदराबाद नवाब हो, चाहे वो बंगाल के नवाब हो, चाहे महाराजा बड़ौदा हो, चाहे महाराजा पटियाला हो, चाहे महाराजा पटौदी हो, सब ने 5,000, 3,000, 7,000, 8,000, 2,000, टाटा, बिरला, मोदी, 3 मोदी यूपी वाले, एक के 250 रुपये, एक के 150, उन्होंने दिए 150, 250, 100 रुपये। बैलेंस शीट है हमारे पास में, और वो टोटल पैसा इकट्ठा होता है 52,550, 565 रुपया, जिसमें झांसी हीरोज का भी 650 रुपया उस जमाने में, जिसको टाटा व्यापारी घराने जो आज सपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम में नहीं दिया था, कम दिया था, देना चाहिए था। बाकी महाराजाओं ने 7,000, पटौदी महाराज, बंगाल हॉकी ने 7,000, इस तरह करके पैसा इकट्ठा हुआ। बाकी इंडिविजुअल लोगों ने, किसी ने 50, 100, 150, इस तरह। ये है फैक्ट, हमारी टीम गई है वहाँ। अब जब इतने इतने पूरे देश की के पैसे से, चंदे से टीम जा रही है, तो जो खेलने वाले हैं उनके दिल में क्या भावना पैदा हुई होगी कि हमको जो भेजने वाले वो तो भारत देश है, भारत देश के लोग हैं, हमारा तो वो होता ना कि एंजॉयमेंट नहीं। अब हमारा हमको तो मरना मारना है, जीतना है। टीम रीचेस देयर, जहाज से उतरती है 1 महीने के अंदर, पानी के जहाज से जाना होता है। अब जर्मनी पहुंचते हैं, वहां पर जर्मनी जब पहुंचते हैं तो अगले दिन ही मैच रख दिया जाता है, प्रैक्टिस मैच होता है। प्रैक्टिस मैच में हमारी टीम 4 गोल से हारती है, 4-1 से, भारत की टीम। वी वर टाइट, इंडियन टीम वाज टाइट। आधे बीमार है, किसी को सी सिकनेस है, कुछ को क्या है, तो टीम हार जाती 4-1 से। लेकिन हारने का मतलब ये हो गया कि खलबली मच गई, जर्मनी से हार गए 4 गोल से। इंडिया लॉस्ट प्रैक्टिस मैच, होता ना टेस्ट मैच, प्रैक्टिस कर ले, टीम हारती है। जब भारतीय हार के शाम होती है, हमारा मैनेजमेंट बैठता है, ध्यानचंद को बुलाते हैं, पंकज गुप्ता, जगन्नाथ राव साहब और ध्यानचंद, तीनों आपस में बैठते हैं, क्या करा जाए, हमारा राइट विंग अच्छा नहीं चल रहा है, इंडिया टीम का कमजोर है, हमें एक खिलाड़ी को बुलाना है, कैसे आएगा। और वो है कर्नल दारा, AIS दारा, लाहौर में। उस टाइम हम भारत पाकिस्तान एक था, उनको बुलाना है हमने। वो मैसेज भेजा जाता है हॉकी इंडिया IHF को, IHF सरकार के पास जाती है, सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि हमें उन प्लेयर को भेजना, हमें पैसा चाहिए। और यकीन मानिए उस वक्त की वो सरकार, अंग्रेजी सरकार जिसके हम गुलाम थे, जिसने भारत की टीम के आगे अपनी टीम को कभी ओलंपिक के अंदर फील्ड नहीं किया, इस डर से कि भारत की टीम उनकी टीम को हराना दे, तो उन्होंने उसको भेजने के लिए करीब 25-30 हज़ार रुपये हवाई जहाज से भेजा, कर्नल दारा को, लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से बर्लिन। क्या ये छोटी बात कहोगे इस बात? आज तो मुमकिन है, मैं मानता हूं, आज हमारे पास सब कुछ है, वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था, वो टीम बोलती है हमको अपना DA नहीं चाहिए, हमें खाली खेलना है, हमें वहां जाके मैच जीत के आना है। 1936 में ध्यानचंद को रिलीज नहीं करते हैं, वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं, फौज के लिए जाने के लिए भी तैयार हैं, और खेलने के लिए भी तैयार हैं। और जब खेलते तो ऐसा खेलते हैं कि जहाँ पर हिटलर का मैच होता है, फाइनल मैच, तो उस मैच से पहले झंडा रात के टाइम में निकाला जाता, तिरंगा झंडा, जो अलाउड नहीं था, वो अलाउड नहीं था, तिरंगा झंडा है भाई, तो देशद्रोह हो जाता है। जैसे आज की बात करें, हम तो अंडर अंग्रेज थे,
बहरहाल रात के तिरंगा झंडा और सब लोग कसम खाते हैं कि कल के मैच में हम खेलेंगे तो या तो जीतेंगे या मरेंगे, हम फिक्र नहीं करते इस बात की। अगला मैच होता है, वो होता है 14 अगस्त, 14 अगस्त 1936। उस दिन पानी गिर जाता है, बेइंतहा बरसात होती है कि ग्राउंड लबालब पानी से मैच नहीं होता, वो पोस्टपोन हो जाता है और वो मैच होता है मैम 15 अगस्त 1936। और उसके 11 साल बाद उसी दिन वो क्या कोइंसिडेंस। क्या है? और हमारा वर्ल्ड कप भी 15 मार्च को होता है तो 15 तारीख का। तो ये चीज ऐसी होती है, 15 अगस्त 1936 का मैच होता है और दोपहर के टाइम मैच 12-1 बजे का मैच होता है। उस मैच में जो गिनती थी खिलाड़ियों देखने वालों की, वो थी करीब बर्लिन के अंदर जो रिकॉर्डेड थी वो थी 52,000 कुछ की। और मैच स्टार्ट होता है, इंटरवल तक भारत की टीम और जर्मन की टीम दोनों नेक टू नेक खेल रही हैं। हिटलर बैठा हुआ मैच देख रहा है उसके सारे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, ही इज वाचिंग द मैच। और जर्मन टीम जिसने इंडिया को पहले मैच में, प्रैक्टिस मैच में 4-1 से हरा दिया था, वो श्योर थे कि हम इस मैच में भी भारत को हराएंगे, इंडिया को हरा देंगे। एंड दे वर प्लेइंग लाइक दैट ओनली। अब जिसका सुपर बॉस बैठा हो, हिटलर नाम की चीज, तो नेचुरली उनके खिलाड़ियों को तो खेलना ही खेलना होता ही है, तो बट नेचुरल है। और इंडिया की टीम सिर्फ 1 गोल से इंटरवल तक हम जीत रहे थे, जो बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद भी वो अटैक कर रहे हैं, जीत खेलने के लिए, गोल करने के लिए। इंटरवल जब होता है तो 10 मिनट का टाइम मिलता है। पहले 60 मिनट का खेल होता था, हमारे टाइम में 70 मिनट का हो गया था। खिलाड़ियों को बदलना मुमकिन नहीं होता था, एक खिलाड़ी को 60 मिनट या 70 मिनट खेलना ही पड़ता था। इंटरवल में ध्यानचंद साहब के छोटे भाई रूप सिंह, जो 1932 ओलंपिक में जिनके 10 गोल थे, उनके नाम की स्ट्रीट, एक सड़क, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट, उसको मैंने 1972 ओलंपिक जब मैं खेलने गया म्यूनिख के अंदर, तो मुझे किसी ने बताया कि आपके अंकल के नाम की एक सड़क इस ओलंपिक विलेज में बनाई गई है। ध्यानचंद की नहीं, कैप्टन रूप सिंह की बनाई गई है। मैं ताजुब में मैं जाके वहां देखा सड़क पे, तो एक सड़क के चौराहे को चारों एंगल से, एक का नाम दूसरा, एक का नाम दूसरा, एक का नाम कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। इसको क्या बोलोगे आप? भाई इंडिया में तो चलो हो सकता था कि हम लोग बना देते कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट, अशोक कुमार की स्ट्रीट बना दो। उनको क्या पड़ी है कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट बनाने की? इसका मतलब उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में कैप्टन रूप सिंह का खेल ध्यानचंद के खेल से अच्छा था। और अच्छा इसलिए था कि कैप्टन रूप सिंह ने उसे 1932 के ओलंपिक में मैक्सिमम गोल किए थे, ज्यादा स्कोरर थे वो, इसलिए उनका नाम की स्ट्रीट उन्होंने 1972 में बनाई। 1936 में भी उन्होंने बहुत गोल किए। अब ये तो हो गई चाचा अंकल की बात। ये नहीं कि मैंने जाके बोल दिया कि मेरे चाचा का नाम लिख दो, या ध्यानचंद ने बोल दिया। उन्होंने, उस ओलंपिक कमेटी ने अपने नाम से, अपनी मर्जी से वो स्ट्रीट बनाई। ओनली ऑन मेरिट, ओनली ऑन मेरिट, ओनली ऑन मेरिट। कर्नल दारा यहाँ से पहुंचते हैं इंडिया से हवाई जहाज से। जब वो पहुंचते तो सेमीफाइनल मैच के टाइम में पहुंचते, जो हमारा शायद फ्रांस के साथ में था, उसको हम 10 गोल से हराते। इसमें कर्नल दारा 3 गोल या 2 गोल करते हैं, ध्यानचंद के 4-3, 4-3, 2-1। ध्यानचंद के 36 के ओलंपिक में जो टोटल गोल थे, ओलंपिक में टोटल गोल थे उनके 39 अभी तक के, 39 गोल किए थे उन्होंने ओलंपिक में, सिर्फ ओलंपिक। बाकी इंटरनेशनल तो मैंने बताया कि 450 से ऊपर के गोल। जी जी। झंडे की कसम खाते हैं रात को। अगले दिन मैच होता है, इंटरवल होता है, 1 गोल से हम खाली जीत रहे हैं। इंटरवल में दोनों भाई खड़े होते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में सलाह क्या करा जाए। हमारे पास वो इक्विपमेंट, हमारे पास शू नहीं है खेलने वाले, जो स्लिपरी ग्राउंड पे हम उनको ग्रिप करके या खेल सकें। स्टड शू नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ टू प्ले दैट। मुश्किल हो गया है। तो 1 गोल है, किसी वक्त भी उतारा जा सकता है। वो बैठे हुए हैं, हमारे हिटलर बैठा मैच देख रहा है, तो दोनों भाई ने अपने जूते उतार दिए।
जूते उतारने से क्या है कि नंगे पैर में उंगलियों का जो ग्रिप है वो यूज होना शुरू हो गया ग्राउंड पे, गीली ग्राउंड पे, वेट ग्राउंड पे। नंगे पैर डर था, कहीं भी बॉल लग सकती है, कहीं भी लगने का मतलब हड्डी टूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, होता है उसमें, तो खैर होता ही था। आई थिंक उनके दांत भी टूटा दांत था। उसी मैच में तोड़ा गया था, उस इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद तोड़ा गया था। अब ये इंटरवल में दोनों भाई जूते उतारते हैं और जो ग्रिप मिलता है तो उस ग्रिप के बल के बूते पे स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती है तो इनके मूवमेंट्स अच्छे खासे होते हैं। और उस 30 मिनट के अंदर जो 30 मिनट्स का सेकेंड हाफ का गेम होता है उसमें भारत की टीम 7 गोल मारती है। Now they scored the 7 goals instead of 1 goal in first half, 7 goals in second half। और उस दौरान में ध्यानचंद को जर्मन खिलाड़ी कहीं से एक उल्टा फुल्टा हाकी घुमा के जो मारते हैं, उनका दांत एक उसी टाइम और सारा खून निकलना शुरू होता है। वो बाहर जाते हैं, कुछ जो दवाई शवाई उस जमाने में लगाई जाती होंगी वो लगाई उनको, और वो 2-4-5 मिनट के अंदर फिर वापस ग्राउंड में आ जाते हैं। ग्राउंड में आते हैं और टीम इकट्ठी होती है तो हमारे खिलाड़ी बोलते हैं कि हम इनको बताएंगे कैसे लड़ाई होती है, कैसे होता ना रिटेलिएट। जी जी। ध्यानचंद ने एक लाइन कही जो मुझे आज भी याद है, और उन्होंने कहा हम इनको हराएंगे लेकिन खेल से हराएंगे, मार के नहीं, खेल से हराएंगे हम इनको। और इस तरह से वो खेले हैं कि जब 5वां गोल इंडिया करती है, 5वां 6ठा गोल भारत करता है जर्मन के ऊपर, हिटलर जो बैठा मैच देख रहा होता है वो किस वक्त वहां से निकल के चला जाता है, छोड़ के, मैदान छोड़ के, पता नहीं चलता टीम को। ध्यानचंद लिखते लिखते हैं अपनी किताब में, मुझे पता नहीं लगा कि हिटलर जो मैच देख रहा था जब भारत की टीम ने 5वां 6वां गोल किया, तो हिटलर कहाँ निकल गया है हमें नहीं पता लगा। वो शर्म, इसका मतलब कंट्री को हमने हरा दिया। ये हार ओलंपिक्स में जब हम जीतते हैं तो ये कंट्री की हार है ना। हम झंडा उठा के इसलिए करते हैं कि कंट्री जीता है, ये देश की हार है। कोई आज तक कोई लड़ाइयों से जीता मुझे बता दो, कोई भी देश लड़ा हो, बाद में वही भाई सुलह कर लो, ये कर लो। अगर हराना जीतना तो खेल से हराओ जिताओ, जिसमें हारने वाला भी आपको कहे कि यार आप अच्छा खेले, इंटरनेशनल पोडियम्स पे। हाँ आप अच्छा खेले, आपका खेल बहुत अच्छा लगा, ये है वो हार जीत। तो वो गेम, तो वो फाइनल हम 8-1 से जीते थे। 8-1 से जीते और कई गोल किए नहीं, ये भी है। वो गोल तक गोलकीपर के पास तक लेकर जाने लग जाए, बॉल तक वहां तक ले गए और वहां से बॉल को घुमा दिया फिर हमने, शर्म लाने के लिए कि आप लड़ाई से मत खेलो। हम 8-1 से जीतते हैं, मैच खत्म होता है, सारी टीम और जो इंडियंस वहाँ पर थे और सारे मैसेज इंडिया में भेजे जाते हैं। उस तार का भी हमारे पास, जो उस टाइम क्या बोलते, वो तार होता, तार से वायरलेस से भेजते थे, वो मैसेज इंडियन हॉकी को भेजा जाता है, उसकी भी कॉपी है हमारे पास में। आखिर जो इंडिया को इंडियन हॉकी फेडरेशन को इंडिया भेजा जाता है, और टीम अपना सब जश्न मनाते हैं, खुशी होनी है, जीते हैं। अब खुशी मनाते हैं। 12-1 बजे का मैच था, 2-2:30 बजे 3 बजे ख़त्म हुआ, आते आते 3-4 बजे कमरे में। उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए और पता लगा ध्यानचंद इज मिसिंग। ध्यानचंद उस ग्रुप में, जो खिलाड़ियों का ग्रुप था, उसमें से ध्यानचंद मिस हैं। यार पता करो ध्यानचंद कहाँ है, वेयर इज गॉन। ध्यानचंद के लिए 2-3 लड़के भेजे जाते हैं जो पूरे विलेज में घूमते हैं और ओलंपिक विलेज में और जाकर देखते हैं तो जहाँ पर एंट्री गेट होता है वहाँ पर सारे देशों के झंडे लगे होते हैं, जो कि आजकल भी वही रिवाज है, हर जगह वही कि हर एक कंट्री का झंडा लगा दिया। तो वहाँ पर जो झंडे लगे थे, उन झंडों के नीचे ध्यानचंद बैठे हुए रो रहे थे। अरे ध्यान, हमारी टीम जीत गई है, तुम रो रहे हो, हम वे वन, हमने जर्मन की टीम को हराया, तुम तो हीरो हो, तुम रो रहे हो यहाँ पर। तो वो यूनियन जैक की तरफ उंगली करके बोलते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता।
ये बातें वो हैं जो देश के लिए थी। काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। हिटलर उनको ऑफर करता है, तुम आ जाओ मेरी कंट्री में, मैं तुम्हें बड़ा से बड़ा पद दे दूंगा, अलग से बुला के। पार्टी सबकी चल रही थी जिसमें सब कंट्री के लोगों को पार्टी दी जाती है, तो अलग से ध्यानचंद को बुलाया जाता है, ही वांट्स टू टॉक टू यू। वहाँ पर एक इंटरप्रेटर खड़ा होता है, ये सल्यूट करते हैं उनको, नाम पूछता है हिटलर, नाम बताते, क्या तुम्हारा ओहदा क्या है, व्हाट इज योर रैंक? मैं लैंस नायक, यू जॉइन माई आर्मी, आई विल मेक यू जनरल। ये वो बातें जो फेक नहीं है, जो ऐसी ऐसी नहीं निकल आई, बहुत वजन है इन बातों में। यू जॉइन माई आर्मी, आई विल मेक यू जनरल। नो सर, थैंक यू वेरी मच, I cannot play for your country. I'll play for only for India. I'll play for my country only. मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। Because I'm short of words, sir. I don't have. मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। ये वो लाइनें हैं जो उस इंसान ने कही जिसने इस दुनिया में इस हॉकी को, हम जिसके जनक कहते हैं हम लोग, जनक का मतलब जिसने उत्पत्ति करी, जिसने अपने पहले एफर्ट्स के अंदर ही इस हॉकी खेल को वो ऊंचाइयां दे दी, वो जादूगरी पैदा कर दी कि लोग उनके इस हुनर के कायल हुए। उनके बारे में कितनी किताबें लिखी गई, कितने लोग मुझसे मिलने, जब मैं बाहर कंट्री में जाता था, मैंने आपको टाई की एक छोटी सी बात बताई, लेकिन कितनी अहम बात है वो। सोचिए, क्या किसी हमारे दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल मिल सकती है कि कितने राजा लोग हुए हों, कितने अमीरपति खरबपति लोग हुए, इस तरह की कोई बात हम कभी कर सकते हैं? लेकिन यह है खेल, यह है स्पोर्ट्स जो देशों को आपस में जोड़ता है, जो लोगों को आपस में जोड़ता है, जो प्यार मोहब्बत किस तरह से अपने आप से श्रद्धा उत्पन्न होती है हमारे दिल में एक दूसरे के लिए, अच्छे खिलाड़ी के लिए, अच्छे इस तरह के काम करने वाले के लिए। तो वो एक नाम तो भारत में तो उभरता है, तो वो नाम आता है ध्यानचंद का। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं चले जाओ। Exactly, sir. And I think इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। इस एपिसोड पे तो एटलीस्ट 1936 का ही अगर हम सिर्फ उसी एपिसोड पे बनाए तो क्या मैं खुद कह रहा हूँ, कितनी यूथ इंस्पायर होगी सर इस देश में, कितने लोग इंस्पायर होंगे। और इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर सर कि जो भी ये एपिसोड देखेगा सुनेगा, दे विल बी इंस्पायर्ड। वो होता है ना कि हम क्या होता है कि बहाने बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं कुछ ना करने के, तो कुछ करने की चाह जो होती है ना सर, वो इंस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स लोगों ने अचीव किया। और उसमें सबसे बड़ी मिसाल मेजर ध्यानचंद है सर। क्या बताया। ही लिव्ड ओनली फॉर हॉकी। उन्होंने हम लोगों की परवाह नहीं करी, फैमिली की परवाह नहीं करी। और मैं समझता हूँ 1920 से और 1971 तक टोटल हॉकी, वो ना घर था उनके लिए, ना हम लोग थे, ना परिवार था, ना माँ थी। हमारी माँ जो है बस उसने हम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया। and he lived outside only, बाहर ही रहे, कभी पटियाला, कभी पहले राजकुमारी अमृत कौर स्कीम हुआ करती थी जो हमारी नेशनल आजकल साई है जैसे एनआईएस था, उसके बाद साई आई। और सबसे पहले जो स्कीम सरकार ने निकाली थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स स्कीम। वो ज्वाइन करी दिल्ली में उन्होंने। फिर जब एनआईएस पटियाला खुला तो उन्होंने पटियाला में हेड कोच ज्वाइन किया। और 69 में वहाँ से रिटायर हुए तो 2 साल उड़ीसा में बारामती स्टेडियम, वहाँ पर आदिवासियों को कोचिंग करी उन्होंने। और उसका नतीजा देखिए आज, वो कोचिंग उन्होंने वहाँ ज्वाइन करके वहाँ के लोगों को इंस्पायर किया। और आज नवीन पटनायक जो अभी पुराने सीएम थे, उन्होंने हॉकी को दोबारा 10 साल के लिए सपोर्ट करने का वायदा करके छोड़ा है। अब ध्यानचंद अगर वहां नहीं गए होते तो क्या हॉकी होती है जमाने में? सही बात है। हर चीज को कनेक्ट करके देखो आप। तो नवीन पटनायक 10 साल के लिए हॉकी को अडॉप्ट कर लिया कि आपके सारे खर्चे हम लेंगे।
ये वो चीज़ें हैं, ये है हॉकी। लेकिन बड़ी बातें हैं, कई बातें उनके लिए हैं। आई रिमेंबर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। मैं जब मेडल अपने एशियाड का सिल्वर मेडल, 71 वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल, 73 का सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप का, 1972 का मेरा ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स का, और 1974 का एशियाड का मेरा मेडल, उसी के साथ साथ ऑल एशियन स्टार टीम का मेरा अगेंस्ट यूरोप मैच खेलना, उसका मेडल, ये मैंने अपने बाप को नहीं दिखाया, ध्यानचंद को। ये आपने ऑफ कैमरा ये बात हुई थी एंड मतलब शर्म के मारे कि वो जिसने दुनिया में भारत का नाम गोल्ड मेडल लाके शुरू किया था, और हमारे उसके बाद के लोगों ने, बलबीर साहब ने, क्लाउडिया साहब ने, और गुरबख्श साहब ने, और हरविंदर साहब ने, इन सब ने, इन लोगों ने उसको गोल्ड में रखा। हम जब खेलने गए तो हम उसको सिल्वर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं। उसको मैं उनके उत्पत्तिकर्ता को, जिसने हॉकी को पैदा किया, इतनी ऊंचाई दी, अब मैं उसको क्या दिखाऊं ये ब्रॉन्ज मेडल, मैंने कभी नहीं दिखाया। तो वो एक दर्द मेरे दिल में था जब मैं शुरू किया मैंने 70 का खेल अपना, कि मैं कभी मुझे मौका मिले कि मैं अपने, अच्छा उस टाइम के बाप लोग बड़े एडवांस भी हुआ करते थे ना। अच्छा बच्चे भी ज्यादा होते थे, आजकल तो एक या दो तो अपने आप सामने पड़ जाता है बच्चा। पहले अरे यार कहीं घूमते रहो, बाप को भी नहीं पता ना लड़कों को पता करे, तो ये सब चीजें चलती थी। तो वो मौका मुझे मिला 75 वर्ल्ड कप में, और मुझे याद है अभी भी व्हेन आई स्कोर्ड द गोल 75, उसके बाद जो 1 2 10 15 20 सेकंड का दिमाग में टाइम आया, नाउ आई कैन गो एंड शो दिस वर्ल्ड कप मेडल टू बाबूजी। दुनिया को ही मारो गोली, बाबूजी को दिखाऊंगा भाई, ही बात उनसे बड़ा कौन हो सकता था मेरे लिए कि मैं सामने खड़ा होकर। तो वही हुआ, हम मैच जब वर्ल्ड कप जीते हैं तो हम 12-13 मैच पूरे देश में खेले हैं, फंड इकट्ठा करा है इंडियन हॉकी फेडरेशन के लिए। हम लोगों को एक मैच का उस जमाने में 800 रुपये 600 रुपये मिलता था एक मैच के लिए, उनको लाखों रुपए मिलते थे फेडरेशन को, तो हम लोगों को मिलता था। तो 13 मैच हम खेले हैं, और उसके बाद मैं झांसी पहुंचता हूँ। मेरा घर और स्टेशन झांसी स्टेशन से 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन इतना इतना भीड़, इतने लोग, इतने सब कुछ, कि मुझे घर तक पहुंचते पहुंचते करीब 3.5-4 घंटे लगे हैं। और मैं घर पहुंचता हूँ, घर के साथ 2 सीढ़ियाँ जिनको चढ़ना पड़ती हैं, आज भी हैं। वो चढ़कर मैं सामने देखता हूँ तो मेरे अम्मा, मेरी माँ और मेरे बाबूजी खड़े होते हैं। आई टच देयर फीट, मैं पैर छूता हूँ उनके, और वो मेडल रखता हूँ, और उनका सिर्फ मेरी पीठ पे 2-3 बार टैप, नो वर्ड, अच्छा किया बुरा किया, नो, सिर्फ तुम साइन वही कि हाँ ही इज हैप्पी कि घर के किसी बच्चे ने कुछ काम किया है। बस दैट वाज द ग्रेटेस्ट मेमोरी मेरे दिलो दिमाग पे अभी तक है। और इतने खेलने के बाद, इतने काम करने के बाद, हॉकी इंडिया इस साल का जो एक सबसे बड़ा अवार्ड हमारा होता है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो जब मुझे नॉमिनेट किया जाता तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ वो एक जीवन का सबसे बिगेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का था। मैं सर आपको पहले भी बोला था, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, पे सिर्फ सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ इस समय। इवन जो रिस्पेक्ट आपकी है सर को लेके, एंड मैं ये बहुत महसूस करता हूँ सर कि हम अपने सबसे ज्यादा किसी से इंस्पायर हो सकते हैं वो अपने घर में अपने फादर से ही हो सकते हैं, और आपके अगर फादर ही इतने बड़े दिग्गज हो, कभी उन्होंने प्रॉम्प्ट नहीं किया खेलो, तो प्रेशर होता था कभी आपको कि आप ऐसे परिवार से आते हो तो हॉकी खेलते कभी प्रेशर आता था? टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैं आई यूज्ड टू कम्पीट विद माय फादर,
ओके, अच्छा ये नहीं भाई मैंने वो कर चुके थे, मुझे करना हाँ है। हाँ हाँ। वो अब नहीं कर सकते, मुझे अब मैं कर सकता हूँ। मैं उनसे कम्पीट करना नहीं कि मैं इनसे बड़ा प्लेयर मुझे बनना है, लेकिन गलत। उनका उनकी लेगेसी, उनका खेल, उनका आर्ट, उनकी एक्यूरेसी। एक जगह मैच खेल रहे हैं, पता लगा 2-3 बार बॉल गोल में नहीं गई। गोल के ऊपर का जो जी जी। बार होता है, वो बॉल जो है उसके ऊपर से निकल जाए, गोल में ना जाए, मैच खत्म हो गया। नहीं मैं तो उस जमाने में इतना टेक्निकली या भाई पोस्ट लगा दिए और लाइन खींच दी, चूना चूना मिट्टी से डाल के, तो ग्राउंड बन जाती थी। आजकल तो पचासों चीजें हैं कि झंडे भी लगाओ, ये भी करो, वो भी करो। पहले हॉकी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, खेलो खाली। आप किस तरह बॉल लेके जा रहे हो, किस तरह डॉस कर रहे हो, किस तरह पास कर रहे हो, किस तरह गोल कर रहे हो। गोलकीपर के पास एक लकड़ी वाला खाली इतना सा पैड होता था, हाथ में ग्लव्स भी फटा होता था, और खेलता था वो। बिना किसी यही शिकन शॉट के पड़ते थे, यही शॉट, हार्ड शॉट लगते थे, और खेलता था वो। तो अभी जो इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इससे कुछ आपको लगता है फर्क और पड़ेगा इंडियन हॉकी पे? तो मैंने वही कहा है कि इतनी जीतने के बाद हमारी एजेंसियां या हम लोग या हमारे इंटरव्यूज या इस तरह के जो चीज़ें आती जो उस खेल से कनेक्टेड हैं, तो उसके अंदर इजाफा हो जाता, बढ़ जाती हैं। या मेरे कई इंटरव्यू आ गए हैं, कई टीवी वाले आ गए हैं, हर जगह मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, प्रेस वाले भी हैं, मीडिया भी है, सब कुछ चलते हैं। तो ये चीज़ जो करने वाले लोग हैं, मैं कह सकता हूँ, मैं सलाह दे सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट। मैं कहूँ कि मैं 4 अकेडमी खोल दूंगा यहाँ पर, मेरे पास कोई जरिया नहीं है। मैं झांसी में खोल दूंगा, मेरे पास ग्राउंड नहीं है वहाँ पर। अब ये बातें हैं कि हाँ, अगर हम इनको ये रास्ता दिखाएं कि देखिए, भारत की हॉकी ने फिर से दोबारा ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये सरकार में जो स्पोर्ट्स माइंडेड अगर है, सही मायने में स्पोर्ट्स माइंडेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर स्पोर्ट्स माइंडेड है, तो खेल चलेगा। कहीं का भी हेड हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, घर का हो, ऑफिस का हो, किसी दफ्तर का हो, कहीं का हो, अगर उसके अंदर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स चलेगा, और स्पोर्ट्स चलना चाहिए। बड़ा अच्छा एक माहौल बना रहता है। जैसे हॉकी इंडिया लीग आई है सर, जैसे उससे कुछ लगता है आपको फर्क हॉकी पड़ा है? इंडिया हॉकी इंडिया लीग जैसे अभी आईपीएल है। कहाँ आई है, अब अनाउंस करी है। जी 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 अब अनाउंस इस साल अनाउंस की है, जी। और उम्मीद करता हूं मैं कि जिस तरह से उन्होंने अनाउंस की है कि हॉकी इंडिया लीग होगी, तो एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, जी नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे उनको चांस मिलेगा। और जो जिस तरह से आज पैसे का कंपटीशन, पैसों का कंपटीशन, हम क्रिकेट को तो तोले ना, जब तक वो ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं करते तो हम उनको अलग करके रखते हैं। हमने कहा नहीं, आपका खेल बहुत अलग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल है आपका, लेकिन ओलंपिक जो है वो इस दुनिया का सबसे पुराना खेल है, उसमें जिसके हॉकी अंदर जाती जिसके अंदर ये चीज़ आई है। है। तो अब उनको इंक्लूड कर रहा है अगली बार ओलंपिक में। उन्होंने कोशिश करी है, ओलंपिक में आ जाएगा क्रिकेट। सर ये इस पॉडकास्ट की थीम इंस्पायर मी है। ध्यानचंद सर की और आपकी दोनों की स्टोरीज, इनफैक्ट एंटायर फैमिली, आपकी पूरी फैमिली की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है सर। हमारे कितनी 3 जनरेशन्स हो गई खेलने में। मेरे बाबूजी, चाचा जी, उनके 5 गोल्ड मेडल, एक मेरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल 6, हमारे 4 एशियाड के मेडल 10, मेरे 3 वर्ल्ड कप के मेडल 13। इंटरनेशनल मेडल्स को मैं नहीं जोड़ता, जो दूसरे हैं वो भी गोल्ड मेडल हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हाँ, और कॉमनवेल्थ में हमारे टाइम में कंपटीशन होता नहीं था, इसलिए वो खेलने का मौका नहीं मिला। अगर वो खेला होता तो उसमें भी मेडल होते। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन इस फैमिली का है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इस भारत देश ने, इंडिया के लोगों ने हर जगह से मैं तो पूरे देश में जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मेरे ख्याल से मैं ही एक ऐसा एक अलग सा इंसान हूँ या खिलाड़ी हूँ, जो इस पूरे देश के अंदर जगह-जगह पे जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, प्रेस से मिलता हूँ, स्कूलों से मिल जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जो कोशिश है, कोई सा भी खेल हो, हम खेलें उसको, हम उसको खेलें
लेकिन साथ-साथ मेरा जो एक व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो मैं इस बात को लेके चलता हूँ कि इसके अंदर, इस खेल के अंदर या खेल को चलाने वाले जो हैं उनके अंदर भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस और जो हल्की-फुल्की चीज़ें, अब मैं उसको एक नाम दे दूँ कि बेईमानी टाइप जैसे, कि उसके अंदर बच्चों के चीज़ों को हम जो उन तक पहुँचनी है उनको हम पहुँचने दें, उनको उन तक पहुँचाएँ, उसको बीच में ना इधर-उधर करें। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज के हिंदुस्तान में, जब हम इतना बड़ा देश है हमारा 140 करोड़ का, और हम मेडल्स देखते हैं तो पिछली बार 7 मेडल थे, इस बार अगर 6 हुए हैं, 7वाँ मेडल मिल जाए तो अच्छी बात है। जो विनेश फोगट का है, अगर वो हो जाता है, होना तो चाहिए उसका। तो एट पार ही रहेंगे हम लोग, बराबर रहेंगे तो जो इतना सब कुछ हम कर रहे हैं या देश कर रहा है, इसको और भी अच्छे तरीके से, अच्छे मैनेजमेंट से, अच्छे प्रोफेशनल तरीके, ये प्रोफेशन इसको हम बीच में नहीं ला सकते। ये तो टोटल जुनूनी चीज़ें होनी चाहिए, दिल से होना चाहिए कि ये काम देश के नाम के ऊपर के, देश के नाम के लिए है। ये जो खेल जो है वो देश के नाम का होता है। इसके अंदर में हमको कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो चीज़ें आप दूसरी कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो अपना ज़रूर करें, लेकिन उस हद तक नहीं कि खिलाड़ी का जो एक 8-10 साल का बच्चे का दिल, जहाँ पर वो चाहे चाहे तो ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकता है, और उसके चीज़ को हम खराब कर दें, उसके दिल को खराब कर दें, ज़रा सी बात से उसको अलग कर दें, उसके सिलेक्शन में हम अलग काम या ठीक से ना करें, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं। बस दिल ही तो है हर चीज़। एक बात जो आपके अंदर से कहते हैं ना अचीवमेंट, कि मुझे हासिल क्या करना है। मैं 64 जुनून की और बात जज्बा बताऊँ, चाहिए। 64 में जी, जी। मैं कमेंट्री सुन रहा था। 1964 टोक्यो ओलंपिक में हमारे सब दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, भारत की टीम खेल रही थी फाइनल मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, और मैंने कमेंट्री में सुना तो एक नाम मुझे बड़ा स्ट्राइक किया, वो था ओलंपियन 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 हरविंदर सिंह ओलंपियन, शंकर लक्ष्मण ओलंपियन, महेंद्र लाल ओलंपियन, ये ओलंपियन वो, जो भी ओलंपिक खेलने जाता तो ये ऑटोमेटिकली जी, जी। ओलंपियन शब्द जो है वो जुड़ जाता जी, सब। जी, जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई खिलाड़ी जाता तो ओलंपियन लिखता है वो। तो वो शब्द मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि मुझे ओलंपियन बनना है। मैं उसके लिए अगले दिन से, जैसे होता ना जुनून, पागलपन सा, कि अपनी बॉल और अपनी हॉकी और छत पे खेलना और सड़क के पे खेलना, खाली ग्राउंड पे चले जाना, शाम हुई तो खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ड्रिबलिंग कर रहा हूँ, द वेज कितने तरीके बॉल फेंकने के लिए, उसको उस पर मैं काम अकेला, अपनी समझ से, नो कोचिंग, कोई कोच नहीं था, कोई कोचिंग नहीं थी। अच्छे खिलाड़ी को देखता था मैं, उनसे उनके स्टेपिंग क्या है, उनके बॉल को खींचने का, डॉस करने का तरीका क्या है, पास करने का तरीका क्या है, उसको मैं अपने अपने ध्यान में रख के उसकी मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो चलते-चलते फिर मेरे जो बड़े भाई मेरे से बड़े थे, वो कलकत्ता में ईस्टर्न रेलवे से खेलते थे, और बंगाल वैसे भी आप जानते हैं बहुत, पंजाब के साथ-साथ बंगाल का भी बहुत जी, नाम जी। रखा है। हुँ। तो बंगाल में वो खेलते थे। उन्होंने एक खिलाड़ी का नाम मेरे सामने, जब वो झांसी छुट्टियों पे आए, तो उन्होंने एक खिलाड़ी का नाम लिया जिनका नाम था इनाम उर रहमान। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो 2 बॉल के साथ ड्रिबलिंग करते हैं, हम लोग 1 बॉल के साथ करते हैं, वो 2 बॉल के साथ करते थे। ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ऐसा 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 खिलाड़ी कौन सा 2 बॉल के साथ ड्रिबलिंग करे, 1 बॉल चल रही, दूसरी चल रही, चल रही, दोनों चल रही। कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, हाथ पैर, नर्वस सिस्टम, माइंड कंट्रोल, गजब। तो उन्होंने मुझे पहले इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। फिर उनके जब भी अगली बार आए तो वो इस तरीके से बॉल फेंकते हैं, इस तरीके से ये करते हैं, तो मैंने अपने आप को बिना देखे वो चीज़ें शुरू करी उनके लिए। तो वो मेरे एक आइडियल बन गए। मेरे लिए 64 के बाद से जो आइडियल प्लेयर जिसको होता है ना, जिसकी मैंने कॉपी करी है, जिसके बारे में मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है, वो थे इनाम उर रहमान, और वो 68 का ओलंपिक भी खेले फिर। ओके। और नाम मुझे उनका खेल और मैंने अडॉप्ट किया और उनके बारे में जानकारी ली, खेलता चला गया। वो खेला, फिर मेरा बीकॉम का एग्ज़ामिनेशन था 69 में, 1969 बीकॉम का एग्ज़ामिनेशन कोटा कॉलेज, कोटा में।
आई वाज स्टडीइंग, सो आई हैड टू कंप्लीट माय बीकॉम। वो जो कैरियर था मेरा, हॉकी वाज़न्ट द कैरियर। तो मुझे ऑफर आया मोहन बगान क्लब से, लेटर आता है कि मैं हम आपको वी वांट टू हैव यू इन आवर क्लब एंड विल पे यू। उस टाइम 3000 रुपये हमें, अच्छा। 3000 रुपये मुझे उस क्लब ने देने का। तो मेरे लिए पैसा वो नहीं था, मेरे लिए क्या था कि मेरा वो आइडियल प्लेयर उस क्लब से खेल रहा है, जी, इनाम जी। उर रहमान, जी, जी। एंड आई एम गोइंग टू गेट द चांस टू प्ले अलोंग विद इनाम उर रहमान। और मेरी यूनिवर्सिटी में उस जमाने की हॉकी में जो आप बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन का प्लेयर होता था वो उस पोजीशन पे ही खेल पाता था, वो चेंज नहीं करता था। अगर मैं लेफ्ट आउट का प्लेयर हूँ, लेफ्ट विंग का प्लेयर हूँ, तो मैं लेफ्ट विंग ही खेल पाता था, खेल सकता हूँ। मैं सेंटर में नहीं आ सकता, मैं राइट आउट नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके स्टेपिंग, उसके डॉजिंग, उसका मूवमेंट एक साइड का बन जाता है, वो नेचुरल हो जाता है। मैं इनसाइड राइट का प्लेयर नहीं था, मैं लेफ्ट हैंड का प्लेयर था। जब मैं कलकत्ता पहुंचता हूँ, बड़ी मुश्किल में ट्रेन वेन पकड़ के वहाँ से अपना क्लब में पहुंचता हूँ, मोहन बगान क्लब में, और अगले दिन मेरा 2 दिन के बाद मेरा मैच होता है। और मुझे लेफ्ट हैंड पोजीशन पे मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला, कंबाइंड यूनिवर्सिटी खेला, सब कुछ खेला। वहाँ जब पहुँचा तो क्योंकि इनामुर रहमान खेल रहे हैं एंड ही वाज़ द बेस्ट प्लेयर, ही वाज़ द, वो थे ही अच्छे, तो मैं उनकी जगह तो नहीं खेल सकता, तो आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम इनसाइड लेफ्ट टू इनसाइड राइट, जो एंटायरली अलग एंगल था खेलने का। बट आई एडजस्टेड माई सेल्फ बिकॉज हमारे साथ लिएंडर पेस साहब के फादर वेस्ट पेस, डॉक्टर वेस्ट पेस, वो खेल रहे थे सेंटर हाफ। राइट हाफ में मेरे बड़े भाई राजकुमार सिंह खेल रहे थे, जो आके मुझे बताते थे। गुरबख्श सिंह द ग्रेट लेजेंडरी प्लेयर हमारे, ध्यानचंद अवार्डी, वो खेल रहे थे। गोलकीपर में समर मुखर्जी एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, वो खेलते थे। इस तरह से शाहिद नूर एक बड़ा अच्छा नाम था भोपाल से, वो लेफ्ट आउट इस दुनिया में आज वो नहीं है। तो इन खिलाड़ियों के साथ खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सर एक इंस्पायर मी मंत्र आपका चाहिए वो यूथ के लिए जो हॉकी को एक प्रोफेशनल करियर लेके जाना चाहते हैं, आपके एंड से कि वो प्रैक्टिकली क्या सोच के चलें, और अगर प्रैक्टिकली नहीं तो अगर जुनून पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो कैसे चले, मतलब। हकीकत तो ये है कि बचपन में आप किसी को इन बातों के लिए तो खड़ा नहीं कर सकते कि तुम्हें हॉकी खेलनी है या फुटबॉल खेलना है। हाँ, अगर मैंने अपने स्कूल में या अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कोई सा भी खेल मैंने शुरू किया, बच्चा तो वही उसमें जाएगा पहले। वही आपका आगे तक चलता है। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है वो हर लोकेलिटी, हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर हॉकी खेले तो क्या थॉट प्रोसेस के साथ खेले सर? हाँ, हॉकी होती नहीं है, कहाँ हो रही है स्कूलों में, सब बंद पड़े हैं आजकल। ये हॉकी रियलिटी है। नहीं है। हम कल ही हमने बात करी, हमारे सारे टूर्नामेंट भारत के, इंडिया के बंद हो गए हैं, जो जिन पर हमें बड़ा फख्र था कि मैं बेटन कप चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडल मैंने लिया, नेहरू कप का मैं चैंपियन हूँ, या मैं कलकत्ता लीग उसका चैंपियन हूँ, और 50 टूर्नामेंट पंजाब महाराणा अपने राजा रंजीत सिंह टूर्नामेंट होता था अमृतसर का, उसका हूँ मैं, तो वो सब बंद हो गए हैं। सर या तो एक अथॉरिटीज के लिए और एक पेरेंट्स के लिए मैसेज, या फिर जो जिनके हाथ में कंट्रोल है जो इसको चेंज कर सकते हैं उनके लिए कुछ मैसेज। हाँ, क्योंकि जीत कर आए तो मैसेज जा सकता है, बिल्कुल। वो ये है मैसेज में कि हॉकी एक हमारा ऐसा खेल है जिसने भारत को हमेशा से उसका मान सम्मान और हमारे उस माथे को ऊपर रखा है, फ़ख्र से ऊपर रखा है हमारे खिलाड़ियों ने। और मैं उसमें खिलाड़ी के रूप में मैं खेला हूँ, तो मुझे फ़ख्र है कि इस खेल को आगे लाने वाले हमारे असंख्य खिलाड़ी, जो आज पद्मश्री, पद्म भूषण और खेल रत्न अवार्डों से सैकड़ों खिलाड़ी भारत के हॉकी के वो नवाजे जा चुके हैं और खेले हैं। और एक इतना बेहतरीन खेल जिसमें खेलने में भी मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है, तो ये वो खेल है, इसको हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज के दौर में जब हम बात करें हॉकी की, तो डेफ़िनेटली शायद परिवार वाले या परिवार के लोग इस बात से डरते हैं हॉकी के खेल से कि कहीं ये चोट ना लग जाए मेरे बच्चे को। असली डर ये पैदा हो रहा है कि हॉकी ना लग जाए, बॉल ना लग जाए। तो ये एक बड़ा ऑब्स्टिकल आ गया है, बड़ा मसला आ गया है। ये
ग्राउंड पर बच्चों को हॉकी लेकर हमने आज अब इस दौर में तो खेलते नहीं देखा, लेकिन ये हॉकी जो हम जीत कर आए हैं, हमारे बच्चे और हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो टेलीविज़न देखते हैं और जो भीड़ देखते हैं और क्रिकेट देखते हैं, हॉकी की जीत देखेंगे, तो उनके अंदर एक अपने आप से भावना पैदा होती है तो। और पेरेंट्स में ही पैदा होती है, और मुझे उम्मीद है कि अपने स्कूल कॉलेज में जो प्रिंसिपल्स, जो स्कूल्स हैं, वो इस खेल को दोबारा भले ही ग्राउंड पे रिवाइव करें, एस्ट्रोटर्फ ना हो, अपने ग्राउंड पर ही खेलें। पहले तो हॉकी उस पे ही खेली जाती, तो एक नॉर्मली हर एक स्कूल कॉलेज में इसको रिवाइव किया जाए पहले। रिवाइव आई किया थिंक जाए। पहला स्टेप वही रहेगा। इसको रिवाइव कर, बेहतरीन खेल है, बेहतरीन खेल है। हर तरह से खेलने वाले, मैंने कहा खेलने वाले को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। और ये ना भूलें कि इस हॉकी, इस खेल के साथ हमारे देश की एक बहुत प्रतिष्ठा, उसका सम्मान जुड़ा हुआ है, और सम्मान रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है कि भारत देश ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमने अभी तक हासिल किए हैं, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है। ना तो ये चीज़ अब मैं समझता हूँ टूटने वाली है। कोई जात बड़े बरसों बाद जाके अगर होगा तो होगा, क्योंकि सीक्वेंस मिलना, वो ध्यानचंद और रूप सिंह और केडी सिंह बाबू, बलवीर सिंह, उधम सिंह साहब और लेस्ली क्लाउडियस, ये सब लोग अब दोबारा नहीं हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन से उम्मीद करता हूँ कि वो ये जुनून कि हाँ, मेडल जीतने के बाद किस तरह हम झंडे को, देश के झंडे को दुनिया में फहराते हैं, और वो मैसेज देते हैं कि मेरा देश सबसे ऊंचा, सबसे महान। तो ये चीज़ें हमें अपने देश के लिए करने की आवश्यकता, और सबसे अच्छी जगह वो सिर्फ है, एक ही है ये सब करने के लिए। एक तो फौज की लड़ाई होती है जहाँ पर हम या तो जान लेते हैं या जान देते हैं जी। और एक मैदान होता है खेल का, जहाँ पर हम दूसरे को हराते हैं, उसको बिल्कुल नेस्त नाबूद करते हैं, लेकिन दूसरा उसके बाद भी आके आपको बधाई देता है कि तुम अच्छा खेले, तुम मुझसे बेहतर हो। तो ये भावना जो है, मैं समझता हूँ उस लड़ाई से, वो नाम नमक निशान। तो खेल जो है वो दुनिया में इससे जीता, इससे हम देश और देश की हार और जीत का हम अंदाज़ा लगाते जाएं। हमारे जो राजनेता लोग हैं वो भी इस बात को सोचें। अननेसेसरली एक दुनिया को हम, जो पहले भी हम सुनते थे, और वो दौर तो आज भी चल ही रहा है, जिसको हम जाने क्या बोलें, क्या नाम दूं मैं, तो वो खाली खेल से हम जीते हारे, इसमें खुशी मनाएं, इसमें गम मनाएं, अगली बार जीतने के लिए फिर कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हो। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming all the way from Delhi to Mohali for this beautiful podcast. And हम सब इंस्पायर होके जा रहे हैं सर, and I'm sure everybody will be super inspired by everything what you have told. Thank you, sir. Jai Hind. जी. जय हिंद। Thank you.